हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूं, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, ग्रेट। तो भाई हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पाइपलाइनिंग पे, और यस कभी कभार ही ऐसा होता है, बट डोंट वरी, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा बहुत पीछे हो ही जाएंगे। फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन लिया सर, फीलिंग टायर्ड। हाँ, वो ऐसे बहुत सारे मीम्स भी आ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद एकदम ऐसा लगता है कि बस यही था। अरे यार, लोग बेफालतू में इतना कुछ हाइप कर रहे हैं, है ना। चलो जिम चलता हूँ, और फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, धीरे 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 वो फटीग फील होने लगता है, एंड देन ऑब्वियसली तो टेक रेस्ट, डोंट वरी। यस, टुडे आई गॉट माय फर्स्ट इंटर्नशिप। अभिषेक प्रजापति जी कह रहे हैं, दैट्स ग्रेट अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, आप सब लोग अपने अपने से इनोसेंस कहें, क्या कहें, आपका प्यार है, सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हो ना, पढ़ाई के अलावा सब कुछ क्या चल रहा है दुनियादारी में। बहुत बढ़िया, पॉलिटिक्स, मौसम, बारिश। पर चलिए, 2-4 मिनट बात करना जरूरी इसलिए भी है, मुझे नहीं पता, हम लोग भी बचपन में ट्यूशन पढ़ने जाते थे ना, तो 10-15 मिनट पहले जाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उससे पहले जो चिटचाट होती थी ना, सब दोस्त बाहर खड़े हुए हैं, बस वही मजा है। उसके बाद कहते थे 10 मिनट पहले छोड़ दो, ताकि फिर बाहर आए, फिर वहां खड़े होके गपशप मारी जाए। पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ। WWE के बारे में डिस्कशन, हाँ हमारे टाइम पे WWF हुआ करता था, तो उस समय, अब तो खैर कुछ तो सेम भी है, मुझे नहीं पता वो क्या है। अंडरटेकर, ट्रिपल एच, जॉन सीना, बुकर टी, रॉक। चलिए सर, तो लेट्स कम बैक टू द आइडिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर मैं बार का फॉर्म फिल किया, अभी 3rd ईयर में एजुकेशन डिटेल्स रॉन्ग फिल की हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना? देखिए, मैं कैसे बता सकता हूँ, आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम देना चाहते हैं ना। ठीक है, कुछ नहीं होगा, देख के आओ। सर आज मैं इधर उधर, मतलब मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, सुबह सुबह से बारिश हो रही है, अभी 1 घंटे पहले बंद हुई, बहुत बढ़िया। पानी भर लो, जितना भी पानी हो, कभी बाद में मिले ना मिले। चलिए, तो आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, 2 4 5 कुछ ट्राई किया आप लोगों ने? किए? 3 क्वेश्चन थे उससे पहले। ओके, ये क्वेश्चन देखिए। गेट 2015 2 मार्क क्वेश्चन, अगेन फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। जिन्होंने ट्राई किया है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने नहीं किया एक बार देखिए, मुझे बताइए सर आंसर क्या होगा। कई लोगों का कहना है दैट इज 3.2। ओके ओके, जब फाइनल वैल्यू आएगी 3.2 आएगी, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पूरा ऑब्जर्वेशन कर लीजिए एक बार। क्या कहानी है, क्या आइडिया, एक बार देखिए, फिर मुझे बताइए। सर मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, आपका कंपाइलर डिजाइन कंप्लीट कर लिया, आप कौन सा सब्जेक्ट करूं? जो आपको आसान लगे, या तो अपने कॉलेज के हिसाब से डिसाइड करिए, अदरवाइज जो सब्जेक्ट आपको सबसे आसान लगता है उससे शुरू करिए। देखिए, कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं, ये लोग कह रहे हैं नेटवर्क करो, और ये जो ऊपर मैंने कमेंट लगाया हुआ है, पिन किया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे, मेरी प्रोफाइल में जितने भी सब्जेक्ट्स है सारे ओपन हो जाएंगे, तो वहां से आप लिंक ले सकते हैं। कुछ लोग लगातार ऐसा बोल रहे थे कि सब्जेक्ट चाह के भी मिलते नहीं है, वैसा ना हो,
इस वजह से मैंने यहाँ पे टैग भी किया है। वो डेटा स्ट्रक्चर के साथ मिलेगा। अभी मैं जब दोबारा डेटा स्ट्रक्चर लॉन्च करूंगा तो वहां पे आपको मिलेगा। ओके राज, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड। साथ साथ भाई ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करते रहना आसान, और डिस्कशन में क्वेश्चन पे हम बात ना करें। अब नहीं हो सकता, ये पहले हो सकता था टिंकल जी, अभी आपको इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मैं कुछ पार्ट को जूम करूंगा तो क्वेश्चन पूरे पेज पे स्पैन हो रखा है, तो कुछ पार्ट चला जाएगा। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, काफी लोग 3.2 तक पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, कंसीडर अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर विद अ क्लॉक रेट ऑफ 2.5 गीगाहर्ट्ज। तो सबसे पहले जो जो डेटा मिलता है करते रहो। एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है पहले ये बात की, प्रोसेसर पाइपलाइन है या सरप्राइजिंगली नॉन पाइपलाइन है? प्रोसेसर नॉन पाइपलाइन है। तो कंसीडर अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर with a clock rate of 2.5 gigahertz and the average cycle per instruction is 4. That's okay. तो प्रोसेस जो बोलता रहे लिखते चलो। तो प्रोसेसर की जो स्पीड है पहले लिख लेते हैं। प्रोसेसर जो है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड से क्लॉक कर रहा है, और एवरेज इंस्ट्रक्शन यानी कि ऑन एवरी इंस्ट्रक्शन वी हैव 4 साइकिल्स। 4 साइकिल हमें रिक्वायर्ड होती है, बाद में देखेंगे इसका क्या मतलब निकलेगा। द सेम प्रोसेसर इज अपग्रेडेड to a pipeline processor with 5 stages. Now this idea has been converted to a pipeline processor, और कितना स्टेज बोल रहा है S1, S2, S3, S4, S5 5 स्टेजेस होंगे, but due to internal pipeline delay the clock speed is reduced to 2 gigahertz. तो अब जो स्पीड है सर वो पहले जैसी स्पीड नहीं है, और ये जो स्पीड है ये है 2 गीगाहर्ट्ज की, यानी कि लगभग 20% स्पीड यहाँ पर डाउन हो गई है। Assume that there are no stalls in the pipeline में अगर कोई स्टॉल नहीं है, the speed up achieved in this pipeline processor is कितना स्पीड अप होगा। तो एक तरफ अगर देख के लगते हैं देखें तो थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, बट लेट मी गो वन बाय वन, और मैं दोबारा आपसे बात पूछूंगा। विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज स्पीड अप? स्पीड अप क्या होता है? सो दैट इज टाइम विदाउट पाइपलाइन डिवाइडेड बाय टाइम विद पाइपलाइन। टाइम विदाउट पाइपलाइन डिवाइडेड बाय टाइम विद पाइपलाइन, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक आइडिया आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइकिल का टाइम इसने आपको नहीं बताया है, वो हम देख लेते हैं। उसको मैं कुछ इस तरह से आपसे पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू लाइक 2.5 गीगाहर्ट्ज, चलो टाइम की बात करता हूँ ओके अगर यूनिटरी मेथड, मैं हमेशा 1 बाय 1 करता हूँ। अगर 2.5 इंटू 10⁹ क्लॉक्स करता है 1 सेकेंड में, तो एक क्लॉक कितने में करेगा? एक क्लॉक करेगा, नैनो है ना, आई एम सॉरी दिस इज माइनस, सॉरी दिस इज गीगाहर्ट्ज, माइनस में हम निकालेंगे। तो एक क्लॉक करेगा 1/2.5 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड में। क्या बात समझ आ रही है आपको? अगर 2.5 इंटू 10⁻9 क्लॉक करता है 1 सेकेंड में, यही तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है। तो फिर एक क्लॉक करेगा 2.5 में, और हमें कितनी चाहिए? ये बोल रहा है 4 क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। तो 4 क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन का मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में है ना, ये आई एम सॉरी नीचे प्लस में था, ऊपर जाके माइनस में पहुंच जाएगा। एंड 4 डिवाइडेड बाय दिस, ये वैल्यू कितनी आएगी भाई? 4 डिवाइड 2.5, 4 डिवाइड 2.5 will come out to be 1.6,
1.6। तो ऑन एन एवरेज ये इंस्ट्रक्शन का आ गया। अभी एक इंस्ट्रक्शन को रन करने में 1.6 नैनो सेकेंड लगता था पहले मशीन में। थोड़ा सा अजीब तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, बट शायद वही एलिमेंट ऑफ डाउट है और एक फिक्स पैटर्न से बाहर निकालने का प्रयास है। इसने बोला एक इंस्ट्रक्शन में 4 क्लॉक लग रहा है, क्योंकि नॉन पाइपलाइन है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना ही था। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, ये मुझे बताएं जरा, ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना भाई? अगर पाइपलाइनिंग नहीं है तो जैसे ये डायग्राम हमने ऑब्जर्व किया था, जैसे ये डायग्राम ऑब्जर्व किया था, तो एक में 4 लगेंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक क्लॉक का टाइम हमें पता था क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हमने कर दिया और हमने पता लगा लिया कि लगभग 1.6 नैनो सेकेंड में एक इंस्ट्रक्शन पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यस और नो? 1.6 नैनो सेकेंड में। बहुत शानदार, बहुत मजेदार बात है, बहुत अच्छा। अब आ जाते हैं पाइपलाइनिंग में। ये तो अब आपका फोर्टे हो चुका है, ये तो आपका क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ एप्लीकेशन है। तो मुझे बताएं, कुछ इसने बीच में लैग वैग की बात की है कि नहीं की है? नहीं की है। तो फिर बहुत मजेदार बात है, डायरेक्ट पूछ लेता हूं। अगर 2 गीगाहर्ट्ज यानी 2 × 10⁹ क्लॉक करता है 1 सेकेंड में, तो जनाब एक क्लॉक करेगा 1 / 2 × 10⁻⁻⁹, जैसा आप सब बता रहे हैं 0.5 नैनो सेकेंड में। और जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल हमारे पास है, वो कहता है CPI = 1। तो क्या ये एक क्लॉक का टाइम है या ये एक इंस्ट्रक्शन का टाइम भी है? बड़ी खूबसूरत बात है ये दोनों बातें हैं भाई। बिकॉज अगर आइडल सिनेरियो की बात करें तो वी नो दैट हर इंस्ट्रक्शन को रन करने का काम खर्चा सिंगल क्लॉक का है सर। तो अब अगर मैं दोनों चीजें मेरे पास है, स्पीड अप पूछना था, पाइपलाइनिंग नहीं करता तो 1.6 नैनो सेकेंड लगता है, पाइपलाइनिंग करता हूं तो 0.5 नैनो सेकेंड लगता है। दोनों बातें बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अब इतना मेरे ख्याल से सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं परफेक्टली। इसको ऊपर लेके जाऊंगा, 3.2 नैनो सेकेंड, रेशियो कैंसिल हो जाएगा, तो आई गेट 3.2, स्पीड अप आ जाएगा 3.2। मित्र चंदन बौरी, आप कहाँ थे, कहाँ हो आप? क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन की बात मैं लास्ट क्लास में भी, उससे लास्ट क्लास में भी कर चुका हूं। CPI का मतलब है क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। अब इसकी पूरी फिलॉसफी भाई बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं, आमतौर पे हम ये मान के चलते हैं कि इन द लॉन्गर रन एक इंस्ट्रक्शन को रन करने में 1 ही क्लॉक लगेगा, और वो सारी कैलकुलेशन एनालिसिस करने के बाद आंसर आ रहा है 3.2। जल्दी से मुझे बताइए, क्या किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? देखो सुबीर अपनी मार्केटिंग भी कर रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या मैं अगले क्वेश्चन पे चल सकता हूं? जिन लोगों ने ट्राई किया है, सॉल्व नहीं हो पाया होगा, उन्हें क्लैरिटी होगी। जिन्होंने ट्राई किया और सॉल्व भी कर लिया होगा, उन्हें भी टोटल क्लैरिटी हो गई। यस, गेटिंग दिस आइडिया। ओके, अगले क्वेश्चन पे ध्यान चाहूंगा आपका। लुक एट दिस वन। नाउ दिस इज गेट 2016। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई मस्ट से दैट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप कोशिश करोगे ना, मजा आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, वो आपका लेवल जाके चेक कर रहा होता है। कॉन्फिडेंस आएगा भाई, कॉन्फिडेंस आएगा जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये सारे क्वेश्चन तो भी मैं आपको एकदम लीक से हटा के करा रहा हूँ। जैसे जैसे करोगे क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, लेट मी वेरी ऑनेस्ट, बट अगर ऑब्जर्व करोगे बाद में लगेगा यार क्या कॉमन सेंस था। ट्राई करो, टाइम लो, ऑब्जर्व करो, बताओ। सर हैव यू अपग्रेडेड योर कैमरा? यार ये जो कैमरा है इसका मन है, मैं आपको सही बताऊं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके बहुत ज्यादा सेटिंग में मैं गया भी नहीं हूँ। कैमरा ये तो वैसे ही ऑसम क्वालिटी का है, बट आज इसका मन है, आज ऑटोमेटिकली वाइड एंगल ले रहा है। इसका मन है, कभी कभी एकदम नैरो लेता है। मैं जब रिफ्रेश करता हूँ एक नया रेजोल्यूशन आता है। मैं इतना समय मेरे पास है नहीं कि मैं बैठ के एक दिन किसकी सेटिंग समझूं। दूसरा, इतना अपने को फर्क पड़ता भी नहीं है। हमारा जो काम है वो है कंटेंट का, वो है नॉलेज का, इजंट इट?
अभी मैं आपको एसडी में पढ़ाऊं और कुछ समझ नहीं आया तो उस बात का कोई मतलब है क्या? नहीं। बट अब आप ब्लॉगर हैं, कुछ इस तरह का काम करते हैं तो अलग बात है, फिर आपके लिए आपको सेटअप चाहिए, हमको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए सर, इसकी पूरी कहानी सुनिए, इसका दर्द जानिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ भाई। ओके, तो बहुत सारे लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करना है शायद उसकी प्रोसेस भी बता रहे हैं, बाकी की बात आगे समझेंगे। चलो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूं और फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। बाकी आइडिया हमारा सिंपल है भाई, जब क्वेश्चन करोगे कुछ बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको बात समझ आने लगेगी। मैं एक बात सर ऑब्जर्व करता हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कहता हूं सपोज द फंक्शन एफ एंड जी कैन बी कंप्यूटेड इन 5 and 3 nanoseconds by functional unit u f and u g। पहले इतना समझ लो। कैसे बोलो इस बात को? मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक मशीन है, एक फंक्शनल यूनिट है, एक मॉड्यूल है जिसका नाम है यूएफ, और एक फंक्शनल यूनिट एक मॉड्यूल है जिसका नाम है यूजी। यूएफ के अंदर यूएफ कितना टाइम लेता है? यूएफ लेता है 5 यूनिट्स और 5 नैनोसेकंड टू बी प्रिसाइज। जो भी इनपुट आपको दोगे ये फंक्शन एफ यहां पर अप्लाई कर रहा है इनपुट टू आउटपुट जाने में। ऐसा क्यों करना चाहिए? जैसा मैं ऐसा बना रहा हूं, एक क्लैरिटी सी आ जाती है, समझ आ रहा था अच्छा क्या हो रहा है। सिमिलरली दूसरा है यूजी, ये जनाब ले रहे हैं 3 नैनोसेकंड। ये एक फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका नाम है जी फंक्शन। इसमें भी कुछ इनपुट होगा और यहां से कुछ आउटपुट निकलेगा। सही बात है, ये कट कर देते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। गिवन 2 इंस्टेंसेस यूएफ एंड 2 इंस्टेंसेस ऑफ यूजी। अब आपके पास इस तरह की एक एक मशीन है या दो दो मशीन है? ये ट्विस्ट है कहानी में। यू हैव 2 इंस्टेंसेस ऑफ बोथ ऑफ देम। इट्स लाइक क्लोज टू पाइपलाइनिंग कंसेप्ट। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी एग्जैक्ट पाइपलाइनिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है? मुझे बताएं। नहीं। क्या इसका डायरेक्टली पाइपलाइनिंग से कोई लेना देना है? नहीं। फिर भी इस टॉपिक को मैंने यहां पे रखा हुआ है क्योंकि आइडिया काफी हद तक सिमिलर है। शायद एग्जामिनर पाइपलाइनिंग पे क्वेश्चन ना दे के आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा था, उस वजह से इसने ऐसा क्वेश्चन रखा। अब कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द कंप्यूटेशन एफ एंड जी ऑफ एक्स आई। अब गौर करिएगा, यानी कि आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही है। मान लेते हैं, अगर मैं कॉमन आइडिया बताऊं, लेट मी से मेरे पास एक एरे है और उसके अंदर कितने एलिमेंट है? x1 है, x2 है। ऐसा करते 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 अपने को कहां तक जाना है? x10 तक जाना है। और यहाँ पर एरे की तरह इमेजिन करेंगे तो ऑब्जर्व करना आसान होगा आपके लिए। और यहाँ पर इसके ऊपर पहले g ऑफ xi कैलकुलेट होता है। यस, जब g ऑफ xi कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद सेकंड फंक्शन अप्लाई होगा जो इसको इनपुट मानेगा और उसके बाद f ऑफ g ऑफ xi कैलकुलेट होगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? डबल फंक्शन है ना, तो सीक्वेंस तय है सर। सीक्वेंस मुझे बताओ, ये बात सबको समझ आती है कि नहीं? सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स्ड है। पहले स्टेप नंबर 1 में g फंक्शन काम करेगा, स्टेप नंबर 2 में f फंक्शन काम करेगा।
यस, आगे लिखता है द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस कंप्यूटेशन इन, मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, एक एक करके बात कर सकते हैं। अब क्योंकि पहले जी काम कर रहा है ना, और ओवरऑल हमारे पास कितने यूनिट्स है, ओवरऑल हमारे पास दो इम्प्लीमेंटेशन। आप मुझे बताएंगे जी अपना काम कब कंप्लीट कर लेगा, पहले जी पे कौन, एफ को भूल जाते हैं। जी अपना काम कब कंप्लीट कर लेगा, इन हाउ मच टाइम। 3 नैनोसेकंड में। ओके, तो अगेन आप देखिए एक इंस्टेंस है ना, एक बार की जो कैलकुलेशन है वो 3 नैनोसेकंड में हो रही है ना। तो अब जैसा इसने लिखा है द फंक्शन कंप्यूट्स, एक वैल्यू की ये बात कर रहा है ना, लेकिन हमें पर इंस्टेंस। यस, तो मेरे पास कितने इंस्टेंस है, मेरे पास है टोटल 10 इंस्टेंसेस। हाउ मेनी इंस्टेंस टोटली आई हैव, 10। तो एक बार में मैं 2 करूंगा मान लीजिए, तो मेरा कितना समय खर्च हो गया, 2, सॉरी कितना समय खर्च हो गया, 3। फिर मैं एक बार और करूंगा, फिर कितना खर्च हुआ, अगेन 3। ऐसा मेरे को कितने बार करना है, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, क्योंकि एक बार में मैं 2 ले रहा हूं। तो 3 into 5 ओवरऑल 15 नैनोसेकंड कंप्लीट खर्चा होगा सिर्फ फर्स्ट फंक्शन कैलकुलेट करने में। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यस। अच्छा, अब जरा इस बात पे गौर करिएगा, इस बात पे गौर करिए। फर्स्ट अगर मैं एफ पे कॉन्सेंट्रेट कराऊं आपको, एफ अपना काम करना कब चालू करेगा, कब चालू करेगा, जब ये पहले वाले मॉड्यूल अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, इजंट इट। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये दोनों अपना टास्क कंप्लीट किए थे 3 पर, तो एफ अपना टास्क कंप्लीट करेगा 8 पे। यस और नो? यस। अब सिमिलरली ये दोनों तो अवेलेबल थे, मैं लिखता चलता हूं ना, कोई टेंशन नहीं है। 3 3 6 6 देन 9 9 एंड देन 12 12 एंड देन 15 15। बट क्या अपन 8 पे अवेलेबल थे? नहीं। अब 8 के बाद आप आगे बढ़ोगे, 8 कैसा है मैं नहीं समझा। ये 5-5 यूनिट ले रहा है ना, दिस इज टेकिंग 5 यूनिट्स ईच। तो जब 3 पर ये काम कंप्लीट कर लेगा तब ये काम चालू करेगा, 5 यूनिट लेगा तो 8 में कंप्लीट करेगा। 8 वाला जब खाली होगा तो 8 + 5 13 पे कंप्लीट करेगा, देन 18 18 पे करेगा, देन 23 23 पे करेगा, और लास्ट वाला 23 एंड 5 28 28 पे करेगा। देखिए भाई, मैं सिर्फ इस पर डिपेंडेंसी नहीं मान सकता ना। जब पहली मशीन काम कंप्लीट कर लेती है तब जाके अगली मशीन काम चालू कर पाती है। गौर करो इस बात पे, जब पहली मशीन काम कंप्लीट कर लेती है उसके बाद अगली मशीन काम चालू करती है, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना गौर करके कि चंदन पूछ रहा है पाइपलाइन है ये कैसे पता लगा। चंदन तुमने नशा किया है क्या कोई? सच्ची पूछ रहा हूं। क्या इस क्वेश्चन से पहले ज्यादा नहीं तो कम से कम 40-45 सेकेंड्स ये डिस्कशन मैंने किया कि इस क्वेश्चन का पाइपलाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है? मुझे याद दिलाओ, बाकी लोग, हो सकता है मैंने नशा कर लिया हो। बेटा बीच बीच में चिट चैट खेल रहे हो क्या? किसी और के साथ चैटिंग भी चल रही है क्या? चक्कर क्या है? या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो, यूट्यूब ऐसा कुछ चल रहा है? मुझे बताओ एक बार। क्यों मेरा प्रेजेंट और अपना फ्यूचर दोनों बर्बाद करने पे तुले हो? ध्यान दो भाई, कंसंट्रेट करो इस बात पे। अच्छा sir, does that mean both instances of G gets completed only when the function f starts getting executed? Does that mean both instance of G get completed
ओनली व्हेन द फंक्शन एफ स्टार्ट्स एग्जीक्यूटेड। किस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे हो भैया? क्लियर कट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, पहले जी जब काम कंप्लीट करेगा तब एफ काम शुरू करेगा। ये बात तो कॉमन सेंस है ना। ये फंक्शन देख रहे हो आप, अब आप जो लिख रहे हो, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, हालांकि मुझे समझ आया कि जब अगला शुरू कर देगा इसका मतलब मैंने खत्म कर लिया। अरे भैया इसका क्या लेना देना अगला शुरू करे ना करे, मैं तो वैल्यू लिख दिया इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये लो इसकी ऐसी की तैसी अपन एक एक वैल्यू लिख देता है भाई, x5 x6 और x7 x8 और x9 और x10। और बताओ जी की मैं बात कर रहा हूं, जी की अगर बात करूं तो 3 पर x1 x2 कैलकुलेट हो जाएंगे, यानी कि g ऑफ x1 g ऑफ x2। 6 टाइम तक पहुंचते पहुंचते x3 x4 x5 एक्सेस लाइक दिस। पहले मुझे बताएं जी वाले फंक्शन में कोई कंफ्यूजन है क्या? भाई दो ही मशीन है मेरे पास, तो एक बार मैं दो पे काम कर सकता हूं। मुझे बताओ, दो ही मशीन है ना मेरे पास, एक बार मैं दो पे काम कर सकता हूं। तो पहले, और हर बार 3 यूनिट लगता है, तो जो 0 से 3 तक पहला किया, फिर 3 से 6 तक अगला किया, 6 से 9 तक अगला किया, 9 से 14 तक अगला किया, 12 तक अगला किया, और 13 से 15 अगला किया। क्या इसमें कोई डाउट है? 3 यूनिट लग रहे हैं, 5 करने थे, 3 पंजे 15, 15 यूनिट्स लग गए। अब जो एफ फंक्शन है उसको इनपुट में क्या चाहिए भाई साहब, ये बताएं। एफ फंक्शन को इनपुट में चाहिए जी ऑफ एक्स आई। चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? चाहिए। तो अब जब आप मुझे डेटा दे देंगे तभी तो चालू करूंगा। तो अगर 3 पर डेटा मिला, 5 मुझे लगेंगे, तो मैं तो 8 पे कंप्लीट कर पाऊंगा ना। यस और नो? सोच लो एक बार। 3 यूनिट मुझे मिले, 3 पर मैंने गेम शुरू किया, 5 का खर्चा मुझे करना है, तो मैं 8 पे करूंगा। अब इधर 6 पे ही मिल गया था डेटा, बट मैंने 8 पे क्यों शुरू किया बताओ? कोई बता सकता है? डेटा तो 6 पे ही अवेलेबल था। नहीं, स्टॉल है क्या है वो मत बताओ, ये बताओ क्यों लेट क्यों हुआ? क्योंकि बिजी था ना भाई मशीन। मैं बिजी नहीं था, मेरा मशीन 8 तक ऑक्यूपाइड था। उसके बाद 5-5 यूनिट इन्होंने लिए तो 8 और 5 13, फिर 5-5 यूनिट इन्होंने लिए तो 13 और 5 18, और इसी तरह से मैं 28 तक चला गया। अब इसके बाद जैसे सवाल पूछना है, क्वेश्चन रेस करो और मुझे बताओ। मैं आवाज सुनना चाहता हूं, मुझे आवाज सुनना चाहता हूं। हैंड रेस करो, मुझे बताओ क्या डाउट, क्या कंफ्यूजन इसके बाद भी इस क्वेश्चन में आपको हो रहा है, बताएं। स्वागत है आपका, वेरी गुड। हाँ भाई, क्या क्लैरिटी है सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया था, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, एग्जामिनर का ये मानना था। ये देखो, ये अच्छा प्रयास है, हालांकि एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश तो की अगले ने। ये देखो, हैप्पीनेस को जैसे अपन पाइपलाइनिंग का टेबल बनाते हैं ना, कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश की है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, 0 से 3 तक, फिर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, क्लॉक के हिसाब से बता रहा है कौन कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद F1 F2 के लिए इसने अलग से ऑब्जर्वेशन किया, और क्योंकि 5-5 यूनिट था तो स्केल थोड़ा सा डिफर हो रहा है, लेकिन फिर 5-5 के साथ आगे बढ़ा तो 3 से लेके 28 तक काम हमारा पूरा हुआ। आप जैसे चाहे वैसे ऑब्जर्व करें, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी भाई। अभी क्लास से पहले भी होमवर्क करोगे तो और ज्यादा समझ आएगा। और ये पजल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या पता है कि अगली बार क्या पूछ लेगा? नहीं पता है। तो आपको एक नए एनवायरनमेंट में, नए सिनेरियो में क्वेश्चन ट्राई करने की आदत होनी ही चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। और एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बैक टू बैक कैसे क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक है कि नहीं है मुझे बताओ। तो सर बैक टू बैक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है। एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन कुछ अलग चल रही है आपसे। 2016 में क्वेश्चन पूछा था, 6 क्लास में चौथा या 5वां चैप्टर होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। वो चैप्टर काम आएगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस।
तो यहाँ बहुत सारे रेशियोज हैं। एमसीक्यू क्यों नहीं है सर? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस समय एमसीक्यू नहीं होते थे, इसलिए नहीं है। बिल्कुल आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ग्रेट। अलग अलग तरीके, अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं रेशो बनाने के। मे भी अभी देखते हैं, बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। क्योंकि आज इसके बाद हमें हजार्ड्स के बारे में भी बात करनी है, वो कहानी भी एक सीखने वाली कहानी है। सेमेस्टर में रटे थे डेटा हजार्ड, कंट्रोल हजार्ड। अभी देखिएगा, आपको पढ़ा देंगे, डोंट वरी। हाँ भाई साहब, काफी लोग 4 पे पहुंच रहे हैं। विद योर परमिशन मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना चाहता हूँ। क्या क्या इसने रेशो वेशो दिए हैं, ऑब्जर्व करेंगे, जहां गलतियों की टोकिएगा। कहता है कंसीडर अ 3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर विद अ 3 स्टेज पाइपलाइन। ओके, एंड द स्टेज लेटेंसीज आर टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3। तो भाई साहब, एक प्रोसेसर है जिसमें 3 स्टेजेस हैं। लेट्स ऑब्जर्व इट वन बाय वन। So there's a processor which have 3 stages, certainly stage 1 and then stage 2 and then stage 3. Yes. उसके बाद कहता है कि यहाँ पर जो स्टेज लेटेंसीज है, यानी कि स्टेज कितना टाइम ले रहा है, ये टाउ सिंबल और कहाँ पढ़ा है हमने, याद दिलाएगा कोई मुझे? कहाँ पढ़ा है? टीओसी में पढ़ा है, पीडीए के अंदर। वेरी गुड। वहां हम इसे कुछ ऐसे बनाते हैं। वो एक ही बात है, चलो जैसे बना रहे हैं वैसे देख लेते हैं। चलिए सर, तो अब टाउ 1, टाउ 2 एंड ये टाउ 3 हो गया। 3 सिंबल है। अच्छा, इसने एग्जैक्टली नहीं बताया किसका क्या है, बट इसने रेशो बताया है, और मैं अलग से लिख लेता हूं। इट सेज टाउ 1 इज इक्वल्स टू 3 टाउ 2 बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 टाउ 3। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इसने तीनों की रेशियो हमें बता दी है। अब कहता है if the longest pipeline stage is split into 2 pipeline stages of equal latency। पहले मुझे बताओ, इस स्टेटमेंट का बैकग्राउंड का फील आ रहा है आपको? ये क्यों कह रहा है कि जो स्टेज लॉन्गेस्ट वाला है उसके बीच से 2 टुकड़े कर देने हैं? डज दैट मेक एनी सेंस? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बस सपना है अपना CPI 1 पे जाने का। एक मिनट रुकना भाई।
हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हाँ मैं बोल रहा था एक स्टेज के दो टुकड़े क्यों कर रहा है मुझे बताओगे? क्योंकि हमारा सपना है CPI 1 अचीव करने का। हमारा सपना है कि जितने छोटे स्टेजेस होंगे और काउंटिंग में ज्यादा होंगे, हमारा स्पीड अप उतना ही अच्छा चलेगा। तो बड़े स्टेज को अपने को हटाने का है। ठीक है, पूछता है द न्यू फ्रीक्वेंसी इन डैश इग्नोरिंग द डिले इन द पाइपलाइन। जाहिर सी बात है कि अगर हम इस तरह से स्टेजेस कम करेंगे, हाफ करेंगे, तो क्या, एक मिनट रुक जाओ, हाँ भाई, सच बताऊं या झूठ बताऊं? सच बताऊं, जो अपना स्टूडियो बन रहा है ना, और उसके आसपास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो पूछ रहा है कि फॉल सीलिंग में जो लाइट लगानी है वो बड़ी नहीं छोटी लग पाएगी, कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। ये बात हुई। फिर कुछ चमत्कारिक बताता, ऐसा बताता मोदी जी का फोन आया, राहुल गांधी का फोन आया, ऐसा कुछ। हाँ, तो मैं भी इसी फेस में हूँ जो बोल रहा है भाई जो लगाना लगा दे, से खत्म कर जाए यहाँ से, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बोल रहा था कि अब ये जो रेशियोज इसने लिखे हुए हैं, इनको किस तरह से ऑब्जर्व करना है, ये एक बार देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस भी तरह से करेंगे, हमें चाहिए ऐसा कि वैल्यू हमें परफेक्ट मिल जाए, है ना। तो मैं इस बात को ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ, किस नंबर से डिवाइड करें जो 3 और 2 दोनों को डिवाइड कर ले। ऐसा कौन सा नंबर होगा, क्योंकि कट करना पड़ेगा ना अपने को। तो अपन एक काम करते हैं, 6। वेरी गुड। अभी 6 क्यों ले रहा हूं आप समझोगे ऑब्जर्वेशन से। तो मैं एक काम करता हूं, फिलहाल जो पहला डिले है, क्योंकि यहीं से इसी को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो उसको मैं मान लेता हूं कोई भी यूनिट। लेट मी से हम यूनिट मान लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक तो यार ये टाउ के चक्कर में कैसे इसे बनाए। चलिए हम ये मान लेते हैं 6x। अभी क्यों कर रहा हूं आप समझोगे, है ना। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा इसकी तुलना में। अगर मैं इस इक्वेशन में यहां पर वैल्यू रखता हूं 6x, है ना, इज इक्वल्स टू 3/2 टाउ 2, 4 इज इक्वल्स टू, तो अब आप मुझे बताओगे टाउ 2 की क्या वैल्यू होगी? इफ टाउ 1 इज 6x, नाउ व्हाट इज टाउ 2? अब आप समझेंगे मैं क्यों डिवीजन की बात कर रहा था। 4 जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 आ जाएगा नीचे, है ना। बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगा, अलग से लिख देता हूं, 6x इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये कैंसिल हो गया, मुझे प्रॉब्लम नहीं इसने दिया। 2x और ये हो गया 8x। तो अब मुझे समझ आ रहा है कौन बड़ा कौन छोटा है। इसने पहले जानबूझ के, जैसे मैं आपसे बोल रहा था, ये क्वेश्चन आपकी रेशियो प्रोपोर्शन की मैथमेटिकल स्किल्स चेक कर रहा है। अब टाउ 3 कैसे करूंगा? 6x को जनाब डिवाइड कर देता हूं 2 से, नाउ इट टर्न आउट टू बी 3x। यस। और ये जो इसने लिया है, ये टाइम है कि फ्रीक्वेंसी है? ये तो टाइम है। तब आप मुझे बताओ, इसमें हमें हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है, स्मॉलेस्ट के लार्जेस्ट? ये बता दो। हमारे लिए लार्जेस्ट होता है। तो इसका मतलब हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है टाउ 2। टाउ 2 इज द लार्जेस्ट डिले, यस और नो? टाउ 2 इज द लार्जेस्ट डिले। अच्छा, फिर मैं एक एक करके पूछूंगा, जहां गलती करूंगा मुझे टोक देना। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम। सही बात है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पहले से मुझे पता है, तो अगर मैं गलती करूं तो मुझे बताना। लेकिन मैं ये लिखने का अधिकार रखता हूं क्या, 1 बाय टाइम, बिकॉज टाइम इज 8x, मस्ट बी इक्वल टू 3 गीगाहर्ट्ज। क्योंकि भाई लार्जेस्ट वैल्यू के हिसाब से ही तो प्रोसेसर की ट्यूनिंग की होगी, या कुछ और बात है? बताओ मेरी बात सही है क्या? यस और नो? यस। तो यहां से एक इक्वेशन हमारी है, इस इक्वेशन को यही रख लेते हैं। अब दोबारा मैं यहां आ जाता हूं और आपसे पूछूंगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा 4x, ये होगा 4x। यस और नो? यस।
तो नए सिस्टम में आपको किसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? शायद इस बार 6x हीरो बनेगा। यस और नो? यस। तो यहां से निकाल लो x की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से। व्हाट इज x? x को इधर भेजो, x हो जाएगा 1/24 अगर मैं गलत नहीं हूं तो। x ऊपर जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 8 से 24, x हो जाएगा 1/24। यस और नो? ये 1/24 इधर रखोगे तो 6 डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे प्रोसेसर की नई फ्रीक्वेंसी चाहिए। हाँ, तो यही डिसाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 6/24, लेकिन ये है टाइम, ये तो टाइम है ना, 6x तो टाइम है। तो 6/24 अगर टाइम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उल्टा करो इसको, 24/6। सो ये पूरी कैलकुलेशन चल रही गीगाहर्ट्ज में, तो ये भाई साहब आंसर आ जाएगा 4 गीगाहर्ट्ज। मतलब यार गेट वाले क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं भगवान जानता है, लेकिन जबरदस्त काम करते हैं। सिंपल कंसेप्ट को तोड़ मरोड़ के ऐसा उलझा देंगे आपको हवा नहीं आनी। अब वो तो हम इस पे काम कर रहे हैं पिछले 4 घंटे से, वरना आप सोचो इसमें CPI 1 वाला ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम टाइम होता है वो डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी, वो इंपॉर्टेंट है। उसे स्प्लिट करने वाला आइडिया बीच में लगा दिया, उसके बाद रेशियोज में उलझा दिया। अगर सब कुछ भी पता हो तब ना कर पाओ आप, लेकिन जब सब कुछ बैलेंस तरीके से काम करके आगे बढ़ेगा तब आपको आंसर मिलेगा 4 गीगाहर्ट्ज। 4 यहां पे लिखा हुआ है, आंसर आ गया 4। 1 2 3 4 4। बताइए सर, पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करिए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। बताएं, क्लियर हो रहा है क्या सभी को? क्लियर? एंड सेमेस्टर एग्जाम कैंसिल, मुबारक हो आपको। अभी लाइव क्लास होती तो फिर पार्टी वार्टी की बात चलती, बट चलिए कोई बात नहीं, मजा करिए। अब ये जो पुराने 3 क्वेश्चन थे वन ने हैंडल कर लिए। अब आ जाते हैं नई बात पे, और हम कुछ नई बात सीखेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि आने वाला कुछ समय जो डिस्कशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर उस डिस्कशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब मुझे आपके खासा कंसंट्रेटेड ध्यान की जरूरत है। हम नई बात सीखने जा रहे हैं, होशियार खबरदार। तैयार हैं आप लोग? एक मिनट, क्या हाथ मुंह धो के आ रहे हो भाई? विवेक एक बार कह रहा है 1 मिनट रुक जाओ। रेडी स्टडी एंड गो। ओके, अब एक बात समझिए, अभी तक हम जो सपना लेके चल रहे हैं CPI 1 का, हालांकि शायद वो सपना रास्ते में थोड़ा धूमिल होगा, लेकिन मुझे आपको समझाना है। जैसे बीच में कुछ क्वेश्चंस हमने ऑब्जर्व किए थे डिफरेंट टाइमिंग वाले, भले ही हम CPI 1 रखने की कोशिश भी करें, बट अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिन प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो आउटपुट है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वो कहीं ना कहीं लैग करेगी, और जो मैक्सिमम स्पीड अप का सपना है वो सपना कुछ हद तक सपना रहेगा। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के साथ काम करूंगा, एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा, तो ज्यादा क्लैरिटी आप लोग को दे पाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक में कई बार बहुत डाउट, बहुत कंफ्यूजन मुझे देखने को मिलता है। तो उस पर क्लैरिटी से बात करूंगा तो आपको बात समझ आएगी, मजा भी आएगा। यस, चलिए मैं एक एक करके बात करता हूँ, है ना? फिर जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। देखिए क्या लिखते हैं, ये कहता हूँ, sometimes we cannot execute instruction with full efficiency in a pipeline because of certain dependency और hazards, क्योंकि कुछ dependency या hazards हो जाते हैं। कौन कौन से? structural control and data hazards। मैं एक एग्जांपल, कोई कहानी बैठाने की आपके दिमाग में कोशिश करता हूँ। स्ट्रक्चरल हैजार्ड का मतलब क्या होता है? हम अपने सिस्टम में जब हम बात करते हैं ना पाइपलाइनिंग की, तो मेमोरी या जो बाकी सर्किट है सब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, या सिर्फ प्रोसेसर के जो एग्जीक्यूटिंग आइडियाज है उन्हें रिप्लिकेट करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। जैसे एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, आपको याद हो ये वाला, तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, लाइक दिस।
तो मैं एक काम करता हूँ इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए। कभी आप लोगों ने ट्रेन में सफर किया है? Have you ever traveled in train? कई लोगों ने किया होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बड़ा गुस्सा में आता था, बट चलिए, आप एक ट्रेन में चल रहे हैं, आपकी ट्रेन रोक दी गई है, बोल रहे कि पहले राजधानी एक्सप्रेस जाएगी, पहले शताब्दी एक्सप्रेस जाएगी, इस तरह का ड्रामा। मतलब अपनी ट्रेन राइट चल रही है, बट दूसरे की वजह से हमारी ट्रेन रोक दी गई है। तो आप मुझे बताएं, क्या हमारी ट्रेन में ड्राइवर तैयार है? हाँ। क्या फ्यूल जो भी है, वेदर गैस है या इलेक्ट्रिसिटी है या डीजल है, व्हाटएवर इट इज, वो भी तैयार है? हाँ। पैसेंजर तो सबसे ज्यादा तैयार है, फिर भी ट्रेन नहीं चल पा रही, क्यों? बताओ क्यों? प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी का भी मतलब बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। हमारे पास एक बार में एक ही पटरी है, एक ही ट्रैक है। अब एक ट्रैक पे तो एक ही ट्रेन ट्रेवल कर सकती है ना। अब आप लोग जानते हैं राजधानी एक्सप्रेस में टिकट के अंदर ही क्या फूड कॉस्ट भी इंक्लूड रहता है? यस। रेलवे ज्यादा पैसे भी चार्ज कर रही होती है। अगर राजधानी 4 घंटे डिले हुई तो क्या करना पड़ेगा सरकार को? बताओ, रेलवे को क्या करना पड़ेगा? सबको खाना खिलाना पड़ेगा। हे भगवान, अब सोचिए, पूरी ट्रेन को खाना खिलाना एक बारात को खाने खिलाने जैसा है। वो कैसे प्रिपेयर होगा, कौन से स्टेशन से खाना लेंगे, चाय बिस्किट लोगों की, और लोगों की गालियां। यस, पैसेंजर ट्रेन में तो ठीक है, राजधानी में आधे वो मिलेंगे, ट्विटरबाज मिलेंगे, फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, ये वो, हेल टू इंडियन रेलवे। रेलवे कहेगा भैया पहले राजधानी निकालो। पैसेंजर वालों को आदत है 10 मिनट और बारी खिला देंगे, कोई बात नहीं। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है? क्योंकि एक ही ट्रैक है ना। सुबीर को आप लोग याद करते हैं। अच्छा सुबीर, क्या करना चाहिए, ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, बताओ सुबीर। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे। वेरी गुड। अब वेरी गुड, मैं जानना चाह रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना चाहिए भाई। पटरियां ज्यादा बिछाओ, ट्रेनें लगाओ, इजंट इट। सिक्योरिटी भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर टिकट पे 50 पैसे भी बढ़े, सुबह ट्रैक पे लेट जाएगा, क्योंकि ये गरीबों की हत्या है। ये लोकतंत्र का मजाक है। पैसा मत बढ़ाना। दिल्ली से बंबई 400 रुपए में जैसे चाहे लेके जाओ। तनख्वाहें कैसे दोगे हमें नहीं पता, लोहा किस भाव में खरीदोगे हमें नहीं पता। पैसा मत बढ़ा देना 50 रुपया, वरना अभी हम बोलेंगे उस समय इतना था, आज इतना है, हाय 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 मर गए। Isn't it? तो सर इतने पैसे में ये ऐसे ही चलता है। देखो, मैं खुद बस यही जानना आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। तब जो जिस रुपए का टिकट हम खरीदते हैं, है ना। ओहो, मैं आपको बताऊं, जब जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं कई देश में बाहर घूम चुका हूं। बाहर जाने के बाद मुझे भारतीय रेलवे से ज्यादा प्यार हुआ या कम हो गया? मेरा प्यार और बढ़ गया है, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आप जानते मैं झूठ नहीं बोलता, जिस एफिशिएंसी से, जिस पैसे में काम चला पा रहे हैं ना, भगवान जानता है ये कैसे मैनेज कर रहे हैं भाई। हाँ, तो वो आप कुछ भी बोल लीजिए, मैंने आपको क्या बताऊं, मैंने 10-12 किलोमीटर के, मेरे ख्याल से 5,500 रुपए में टिकट खरीदा। मैंने कहा भाई आदमी और राक्षस हो, क्या कर रहे हो, ये ऑप्शन नहीं, क्या करेंगे। मान लीजिए 40 किलोमीटर का टिकट 8,000 रुपए का, 9,000 रुपए का, स्विट्जरलैंड में, स्विस रेल, जिसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट आते हैं ना, इंडियन रेलवे वर्सेस स्विस रेलवे। या दिल्ली, मुझे याद है हमारे घर से 100 किलोमीटर है, दिल्ली हम आते हैं 22 रुपए में। बताओ, 100 किलोमीटर का 22 रुपया ले रहा है, जान लोगे बच्चे की क्या भाई?
तो पूरी बारी खाओ फिर। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि जो हम सोचते हैं कि वहां ये हो रहा भाई साहब उनके पैसे आप देखोगे आपका हाल खराब हो जाएगा। चलिए खैर, अब ये एग्जाम्पल इतनी कहानी और कंट्रोवर्सी के बाद आपको याद रहेगा। तो अब मैं इधर आ जाता हूं। ये देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लुक एट दिस। मेरे पास एक 4 स्टेज सिस्टम है। नाउ दैट इज स्टेज 1, दैट इज स्टेज 2, दैट इज स्टेज 3 एंड स्टेज 4। कुछ भी करने में पैसा खर्चा होता है। अब ये प्रॉब्लम है ना भाई, यस और नो? कुछ भी करने के लिए पैसा खर्च होता है। पैसा खर्च आप करोगे तो फिर सब लोग गालियां देंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं कि जो सिस्टम जैसा चल रहा है ऐसे ही चलने दो। सोचो सरकार को क्या पड़ी है, फिर गाली खाएगी। चलने दो यार, कभी एक्सीडेंट होगा 1-2 को उठा के सस्पेंड कर देंगे बस, और क्या है। अब वो एक डब्बे में 500 आदमी जा रहा है, अपने को क्या लेना देना है। इस तरह से, इजंट इट? चलिए खैर, मैं दोबारा मुद्दे पे आता हूं। यहाँ देखिए, ये 4 स्टेजेस आपको नजर आ रहे हैं। बताओ जरा फर्स्ट स्टेज क्या कर रहा है। और आप देख रहे हो, आपको समझाने के लिए खुद से एग्जांपल मैंने बनाया है। स्टेज 1 क्या कर रहा है? स्टेज 1 में 2 चीज बोल रहा है, फेच भी और डिकोड भी है। सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? स्टेज 1 फेच भी कर रहा है और डिकोड भी कर रहा है। थैंक यू सो मच। मैं बोल देता हूँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और मुझे बताइए स्टेज 1 में हम क्या कर रहे हैं। स्टेज 1 में हम 2 काम कर रहे हैं, वो है फेच एंड डिकोड। स्टेज 2 पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डेटा रीड लॉजिक, यानी कि बेसिकली ऑपरेंड फेच कर रहा है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऑपरेंड फेच कर रहा है। स्टेज 3 में, चलो ऐसे ही शुरू करा करूंगा, ठीक है। स्टेज 3 में ALU पे काम कर रहा है, ALU पे यानी कि एग्जीक्यूट कर रहा है। और स्टेज 4 में दोबारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये अजीब बात तो नहीं है, क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इन 4 में से 3 स्टेज में मेमोरी का इस्तेमाल होगा। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं क्या? जब आप फेच करोगे, डिकोड करोगे तो मेमोरी से लेके आओगे। उसके बाद जब ऑपरेंड रीड करना पड़ेगा, डेटा रीड करना पड़ेगा, तो भी मेमोरी यूज होगा। उसके बाद जब फाइनल आखिरी एग्जीक्यूशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको राइट करोगे तो भी मेमोरी यूज होगा। तो 4 में से 3 स्टेज में मेमोरी यूज होगा। यस और नो? बोलो बोलो बोलो। यस यस। तो अब मैं एक काम करता हूं और अपना अजम्पशन मान के चलते कि हर काम एक एक क्लॉक में हो रहा है। तो पहली इंस्ट्रक्शन 4 क्लॉक में हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन फेच, उसका बाद ऑपरेंड लोड, देन ALU एंड देन ऑपरेंड स्टोर। अब आप मुझे बताओ, इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद भी सेकंड क्लॉक में मैं काम कर पाऊंगा या नहीं? इंस्ट्रक्शन नंबर 2 की बात कर रहा हूं सर, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन फेच करने की मशीन तो खाली है, लेकिन फेच करना मेमोरी से है, मेमोरी बिजी है क्योंकि I1 इंस्ट्रक्शन अभी भी ऑपरेंड लोड कर रही है। तो ये मेमोरी की एडिशनल स्ट्रक्चर की वजह से स्टॉल खा गया मैं। बताओ यस और नो? मेमोरी बिजी है ना सर, बाकी कंपोनेंट का कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। बहुत अच्छे। अगले फेज में कहीं जाके जब पहली इंस्ट्रक्शन ALU पे काम कर रही है यानी कि एग्जीक्यूशन कर रही है, क्या एग्जीक्यूशन करते हुए मेमोरी की जरूरत होती है? क्या एग्जीक्यूशन करते हुए मेमोरी की जरूरत होती है? नहीं होती। तब मैं जरूर इंस्ट्रक्शन फेच कर पाऊंगा। यस और नो? यस। अब आप मुझे बताओ, फिर मैं इंस्ट्रक्शन फेच कर ऑपरेंड लोड करना चाह रहा था, फिर स्टॉल खा गया। यहाँ पे ये सेकंड स्टॉल पेनल्टी क्यों लगा? क्यों लगा क्यों लगा क्यों लगा बताओ? इसलिए लगा सर क्योंकि, वेरी गुड, सेम रीजन है। इंस्ट्रक्शन 1 फिर से मेमोरी पे राइट कर रहा है। अभी वो राइट करेगा तो अपन कैसे एक बार में रीड करेंगे? फिर यहाँ स्टॉल खाया हमने और फिर वेट किया और तब कहीं जाके तीनों काम आखिर में एग्जीक्यूट हुए। क्या ये पूरी कहानी यहां तक की आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस यस यस। तो अब आप मुझे बताओ, इस तरह की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल हजार्ड। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल हजार्ड। इस बात का मतलब है हमने प्रोसेसर को तो मैनेज कर लिया,
लेकिन प्रोसेसर की सिस्टम के बाकी यूनिट्स पे जो डिपेंडेंसी है उनको तो मैनेज नहीं किया, है ना। तो इस वजह से हमें वेट करना पड़ेगा। बेसिकली इसको ऐसा समझिए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा सिस्टम ओके है लेकिन जब एनवायरनमेंट की डिपेंडेंसी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो तब इसको स्ट्रक्चरल हजार्ड का नाम देंगे। सही बात है क्या? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, रिलेशन बस ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूँ। ट्रैफिक प्रॉब्लम, आपको डेस्टिनेशन पे जाना, आप नहीं पहुंच पा रहे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम, क्या ये भी एक तरह का स्ट्रक्चरल हजार्ड है? हाँ, क्योंकि रोड तो एक ही है, रिसोर्स एक ही है, भाई बाकी लोगों ने इतना ओवर यूज कर लिया कि आप चला ही नहीं पा रहे गाड़ी या बाइसिकल या जो भी, तो बहुत टाइम लग जा रहा है आपको, है ना। ठीक है, तो अब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, मुझे बताइएगा जहां गलती करूं। Even by having m stages, the pipeline processor, and assuming that combinational circuit for every stage is different, many times there will be dependence because of the external hardware. m stages लगाने के बाद, हर स्टेज को अलग सर्किट देने के बाद भी कई बार स्पीड अप अच्छा नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक्सटर्नल हार्डवेयर पे डिपेंडेंस होगी। जैसे सिस्टम की बसेस हैं, मेमोरी है एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू यूज अ स्टॉल एंड द एफिशिएंसी और द स्पीड अप इज डिक्रीज्ड। क्या ये पूरा आर्ग्यूमेंट फॉलो कर पा रहे हैं? मेरे लिए दोनों चैलेंज है ना सर, पूरी बात समझानी भी है लेकिन कम से कम कंटेंट में बिना कंफ्यूज करे समझानी है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट, स्ट्रक्चरल हजार्ड कैन नॉट बी रिमूव्ड यूजिंग एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। आप कितना दिमाग लगा लो, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है, ये भी बता दो। ये तो सर हार्डवेयर प्रॉब्लम है ना। अभी मैं कितना अच्छा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाऊं, एक ट्रैक पे एक बार में तो एक ही ट्रेन चलेगी ना, दो तो नहीं चल सकती। यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सॉफ्टवेयर। यस, so structural hazard cannot be removed by efficient programming, therefore one solution could be resource duplication, but the cost of implementation is very high, जो सुबीर हमें करने नहीं देगा। आप डुप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि कैन यू हैव टू मेमोरी इन अ सिस्टम? कैन वी हैव टू मेमोरीज इन अ सिस्टम? यस, एक का डुप्लीकेट, ताकि एक अगर बिजी हो तो दूसरे से काम चला ले, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा मेमोरी the costing will be also more. Yes, now अभी ये सब्जेक्टिव बात हो गई कि आपको रिमूव करना है कि नहीं करना है, इसके अलावा इस चीज का और कोई समाधान नहीं है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? बहुत अच्छे। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रक्चरल हजार्ड पे क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह आते हैं एग्जाम में? नहीं आते, है ना, नहीं आते। तो अगर इन रेयर केस किसी ने कभी बात की तो हो सकता है आपसे बस यही बात करे कि इस तरह का कोई फंडामेंटल आइडिया पूछने की कोशिश करे। इस डिस्कशन के बाद क्या आपका कंसेप्ट क्लियर है स्ट्रक्चरल हजार्ड का क्या मतलब है? ओके, अभी हम आगे चलते हैं। और अब मैं जो दूसरा आइडिया मेरे पास है वो क्या है, कंट्रोल हजार्ड्स और डेटा हजार्ड्स। और क्या इन दोनों पे ही भरपूर क्वेश्चन आते हैं? हाँ, इन दोनों की बात करेंगे। कंट्रोल हजार्ड क्या और डेटा हजार्ड क्या है? सर ये जो जितना न्यूमेरिकल हम सॉल्व किए वो एक अजम्पशन पर बस था कि मेमोरी बिजी नहीं है। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व किए उनमें से कई न्यूमेरिकल्स में आपने ध्यान दिया होगा, जैसे इग्नोरिंग ऑल अदर डिलेज, गौर किया आपने? कहीं ना कहीं वो इस बात की क्लैरिटी आपको देगा। और पीछे चले जाओ, इग्नोरिंग डिलेज, लुक एट दिस, चले जाओ और पीछे, एज्यूम दैट देयर आर नो स्टॉल्स इन द पाइपलाइन। हर क्वेश्चन को पढ़ो आप हमको अंदाजा थोड़ी लगा रहे हैं। इसका मतलब है एग्जामिनर एक बार में एक ही तो प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा ना आपसे। अब मैं पूछते पूछते यही ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने लगूं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने लगूं, तो डजंट मेक सेंस। एक बार में एक कंसेप्ट चेक करेगा। जब हजार्ड पे क्वेश्चन पूछेगा सर तो हजार्ड पे ही पूछेगा, ऐसी तैसी हो जानी है फिर हमारी,
फिर उस पर काम करेगा। जब फंडामेंटल आइडिया पूछा तो वही पूछेगा, बाकी सारी चीज को इग्नोर करने के लिए बोलेगा। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ जाओगे, मैं कोई मन से थोड़ी बोल रहा हूं, सही बात है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा जरा। यहाँ देखिए, कंट्रोल हजार्ड्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो कंट्रोल का मतलब क्या है? अगर मैं डिफॉल्ट केस में आपसे पहले बात करूं, इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन है क्या वो सीक्वेंस में होता है हमेशा? सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, I1, I2, I3 एंड लाइक दिस, सो ऑन एंड सो फॉर, ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है। बहुत बढ़िया। तब दूसरी बात मुझे बताइए ऑब्जर्व करने वाली, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा इंस्ट्रक्शंस का, क्या बीच बीच में कहीं पर एग्जीक्यूशन चेंज भी हो सकता है कि I3 के बाद सीधे अपन I7 पे पहुंच जाए? ऐसा कुछ हो सकता है ना? इस तरह की इंस्ट्रक्शन जहां पे सीक्वेंस ऑफ एन एग्जीक्यूशन ब्रेक हो सकता हो, मैंने कह रहा हूं होगा, इट मे चेंज, उनको बोलते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन। मुझसे बोलो क्या बोलते हैं? वी कॉल देम ब्रांच इंस्ट्रक्शन। पहले बात ध्यान रखना, इसीलिए टेबल बनाया ताकि इसमें बाद में गड़बड़ ना हो। ओके, अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, दो टाइप में, बोलते हैं कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। अब इसका क्या मतलब होता है कंडीशनल एंड अनकंडीशनल? व्हाट डज दैट मीन? इफ एल्स होगा, गो टू होगा। अच्छा, मैं अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल दूंगा ताकि पहले आप ये समझ जाए। कंडीशनल मतलब सारी बात तय है या नहीं, कोई कंडीशन है, उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। डिपेंडेंसी है। और अनकंडीशनल का मतलब क्या होगा? कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे चाहे वैसे जंप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग को समझ भी आएगा, मजा भी आएगा, हो सकता है अनकंडीशनल वाली बात याद रह जाए। 71 में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को हराया था, 1971 में। अबे भुज में नहीं भाई, बंगाल में, ईस्टर्न पाकिस्तान, जो जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, है ना? अच्छा, तो बस मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, वो जो सरेंडर था पाकिस्तानी आर्मी का, वो कंडीशनल था कि अनकंडीशनल सरेंडर था? इट वाज अ कंडीशनल सरेंडर और अनकंडीशनल सरेंडर? वो अनकंडीशनल सरेंडर था। इस बात का मतलब है कि हम इतने स्ट्रांग थे, क्या दुश्मन कोई शर्त रखने की सिचुएशन में था कि ये शर्त है तब हम सरेंडर करेंगे? नहीं नहीं नहीं, करना ही पड़ेगा, अनकंडीशनल। यस, लेकिन मान लीजिए दुश्मन ऐसी स्थिति में हो, अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चलता है ना? तो जब दोनों लोग, अभी होता है ना कभी आगे आ गए फिर दोनों पीछे चले गए, जब दोनों पीछे हटते हैं तो वो कंडीशनल होता है या अनकंडीशनल? वो कंडीशनल होता है। कहते तुम पहले पीछे जाओ फिर मैं भी पीछे जाऊंगा, फिर तुम और पीछे जाओ फिर मैं और पीछे जाऊंगा, लाइक दिस। नाउ दैट इज कंडीशनल, जब कुछ शर्त लगा दी गई हो बीच में। यस, वेरी गुड। जैसे चलो एक और मजे की बात, आजकल आप न्यूज देख रहे होंगे, बड़ी पॉलिटिकल है। अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है पिछले कम से कम 20, 25, 30, 40 सालों से। अभी रिसेंटली कौन हार गया अफगानिस्तान में? कौन हार गया? अमेरिका, जिसको हम लोग ये मानते हैं इनके पास इतना पैसा, इतना दिमाग है, और ये कह रहा है कैपिटलिस्ट हार गए। बहुत बढ़िया, तुमको भेजेंगे बेटा तालिबान, इतने रैपट लगेंगे ना गाल पे जब, तब तुम सुधरोगे। बट खैर, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। अब ये भी एक तरह का अनकंडीशनल भागना हुआ। इससे एक बात और सिद्ध होती है हिस्ट्री से या प्रेजेंट सिनेरियो से,
इस बात से फर्क पड़ता है आपके पास कितना पैसा, कितने वेपन्स, क्या है? नहीं। और अफगानिस्तान में ऐसा एक नहीं दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले जो बड़ी ताकत हार गई, वहां से बाहर गई है, वो कौन थी? रशिया। रशिया बर्बाद हो गया इस चक्कर में। यस, तो 89 में सोवियत यूनियन गया और अब ये चले गए, क्योंकि अगेन इनकी पॉलिसी अलग है ना। आज अगर इंडिया सोचे कि हम देखते हैं इनको, हम सही करेंगे, हम अफगानिस्तान को सुधार देंगे, तो इंडिया को पूरा अफगानिस्तान कैप्चर करने में कितना टाइम लगेगा? आप अंदाजा बताओ। हमारी आर्मी को पूरा अफगानिस्तान कैप्चर करने में मान लो 15 से 20 दिन बस। ये बात फैक्ट है। लेकिन मजे की बात है, जब आप इनसे लड़ने जाओगे तो लड़ते नहीं है। आप 15 दिन में कैप्चर कर लोगे, अपना झंडा लगा के बैठ जाओगे, फिर ये लड़ना शुरू करेंगे। कहीं एक बम फोड़ेंगे, कहीं 2 को पकड़ेंगे, कहीं 3 को मारेंगे, आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे। जिसको बोलते भाई लड़ाई तो करें, लड़ाई आप जाओ मैदान में लड़ने के लिए, वहां चिड़िया का बच्चा नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं है ना। अब आपने एक बहुत बड़ा बम बनाया $1,00,000 का, उस बम को आपने फेंक दिया, रेगिस्तान में फेंका, इनके पास बिल्डिंग नहीं, रोड नहीं, क्या बर्बाद करोगे? मिट्टी उधर से उठ के इधर गिर गई, उस बम का मलबा बेच के बंदूक खरीद के ले आए। गेम देख रहे हो भाइयों का? इन्हें टेंशन नहीं है ना। आपको पता है, मैं फैक्ट बता रहा हूं, इतने बम इन्होंने फेंके, उसका तांबा बेच बेच के इन्होंने हथियार खरीद लिए तालिबान ने। बहुत खुश है कि तो और मारो। चलिए खैर, तो दोबारा इधर आइए। वो न्यूज में इसलिए था क्योंकि हमने अपनी एम्बेसी खाली कर ली है, हमने अपने लोग वापस बुला लिए। और खुफिया विभाग का ये कहना है, मैं तो पाकिस्तानी मीडिया उससे ज्यादा देखता हूं, कि भारत ने बहुत सारे हथियार भेजे अफगान फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए, कि भैया ऐसे मत भागो, लड़ो इनसे जरा। यस, तो इंडिया एम्युनेशन भेज रहा है कि ऐसा ना अफगानिस्तान ये पूरा तालिबानी कैप्चर कर ले, हमारे लिए अच्छा नहीं बिल्कुल भी है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशनल अनकंडीशनल की आप बात समझ गए, जहां कंडीशन हो, जहां कंडीशन ना हो। अब आप मुझे बताओ, कंडीशनल में दोनों चीज हो सकती है। जैसे इफ का आप एग्जांपल दे रहे थे, तो अगर मैं लिखता हूं इफ x इज लेस देन 5, उन पैसों को गरीबों में दे देते। कौन है गरीब? बताओ, आप बताओ, कौन? कहीं गरीब दिखा है आपने क्या? कहाँ है गरीब? हमारी क्लास में मिल जाएंगे इतने सारे गरीब। अच्छा, गरीब को पैसा देंगे तो वो अमीर बन जाएगा? मुझे बताओ, उससे क्या होगा? गरीब को पैसा देंगे उससे क्या होगा? अमीर बन जाएगा वो? फिर दिमाग कुछ लगाएंगे यार, ऐसे थोड़ी। चलिए नाउ x इज लेस देन 5, सुबीर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। सुबीर, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास किडनी नहीं है, जो मरने वाले कुछ समय के बाद। आपके पास 2 हैं, आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हो? सोचो आप, यू कैन डोनेट योर 1 किडनी एंड यू कैन सेव समवन्स लाइफ। करो, डोनेट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करो अपनी वेल्थ। भाई पैसे की वेल्थ थोड़ी होती है, एक आंख दे दो अपनी, किसी को जीवन दान, किसी को रोशनी मिलेगी, उजाला हो जाएगा उसके जीवन में। करोगे? बताओ। चलो, दिमाग हम आपका चाह के भी नहीं लेंगे, वो तो ना ही इस्तेमाल हो तो बेहतर है। ये देखो, अब कह रहा डेथ के बाद दूंगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों से अपने को बच के रहना है। और मैं कई बार, देखो ये अपनी बातों से साबित कर देता है, बट मुझे मजा आता है। चलिए, इफ x इज लेस देन 5, और इसके अंदर 2 स्टेटमेंट है, एक है स्टेटमेंट S1, एक है स्टेटमेंट S2, और उसके बाद लिखा है स्टेटमेंट S3। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या स्टेटमेंट S1 S2 रन होगा? यस और नो? होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रन नहीं होगा। तो हम सीधे जाएंगे S3 पे, है ना। अब यहाँ पे एक समस्या समझो यार, प्रॉब्लम क्या है। पाइपलाइनिंग कहेगा कि जैसे ही
मान लीजिए इसका नाम रख देता हूँ स्टेटमेंट S0। जैसे स्टेटमेंट S0 रन होना शुरू हो, साथ साथ S1 भी रन करने लगो, यस और नो, है ना। अब मान लो आपने S1 भी लोड कर लिया, रन करना चालू किया, S2 भी लोड कर लिया, लेकिन जब इंस्ट्रक्शन S0 कंप्लीट हुई तो पता लगा रन तो S3 होना था। सोचिए, हो सकता है ना ऐसा, कंडीशन फॉल्स हो जाए और आप डायरेक्ट अगले पे आ जाए। अब क्योंकि S3 रन होना था, उसको हमने लोड किया कि नहीं किया? नहीं किया। एक तरीके से जो काम किया वो सबका सब काम वेस्ट हो गया, और अब आपको S3 पे दोबारा से चालू करना पड़ेगा, यानी कि पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, क्योंकि मैं पता नहीं था आगे होगा क्या। यस और नो? किस चीज की तैयारी करनी है? ये बात समझ आ रही है क्या? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सिमिलरली आगे सोचिए इस बारे में। अगर हम इसको उल्टे तरह से ऑब्जर्व करें, मान लीजिए इस बार आपने S0 तो रन हो ही रहा है 4 स्टेजेस में, आपने S3 लोड कर लिया और फिर उसके बाद S4 लोड कर लिया, S5 लोड कर लिया, लेकिन जब S0 कंप्लीट हुआ तो क्या पता लगा? पता लगा कि भाई कंडीशन ट्रू हो गई, और फिर अगले स्टेज में जाके S1 को लोड करेंगे तो यहां भी क्या भारी पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर? जी हाँ। तो इस बात को समझिए, बिकॉज वी डोंट नो एंड काइंड ऑफ वी हैव 50-50 चांस। अभी प्रोसेसर तो एक ही है, या तो S1 से चालू कर लो या तो S3 से चालू कर लो। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो स्टॉल नहीं लगेगा, वरना स्टॉल लग जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे। इस तरह की डिपेंडेंसी को, इस तरह के हजार्ड्स को बोलते हैं कंट्रोल हजार्ड्स। इस तरह की डिपेंडेंसी और हजार्ड्स को क्या बोलते हैं? कंट्रोल हजार्ड। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि पहला इंस्ट्रक्शन ये कंट्रोल कर रहा है कि अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा भी कि नहीं होगा। यस और नो? पहला इंस्ट्रक्शन ये कंट्रोल कर रहा है कि अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा भी कि नहीं होगा। यहां पे S0 ये डिसाइड कर रहा है कि वेदर S1 से बढ़ेंगे या S3 से बढ़ेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो अलग आइडिया, बट ये आइडिया आपको क्लियर हो रहा है? yes, okay. Now next is unconditional jump. Unconditional jump का कोई एग्जांपल? सिंपल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट goto। तो goto इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। goto अगर आपने लिखा तो कभी जंप करेगा, कभी नहीं करेगा, या करेगा ही करेगा? goto लिखा है सर तो जंप करेगा। लेकिन अगेन goto के अंदर भी प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के पहले फेज में पता लग जाएगा कि अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है? नहीं। जब इसको रन करना चालू करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो कहीं हो सकता है सेकंड थर्ड स्टेज में जाके पता लगे कि जाना कहां पे है। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, वेरी गुड। तो इफ यू आर गेटिंग दिस इनटू आइडिया, अब आप मुझे बताएं क्या ये क्लैरिटी आपको हो रही है कि यहां अनकंडीशनल जंप से भी हमें पेनल्टी लगेगी? हाँ लगेगी। यस और नो बताएं। टू गिव योर पर्सपेक्टिव, और आपको ये समझाने के लिए, इससे किस तरह के क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, ये समझाने के लिए बिल्कुल स्पेसिफाई करेगा। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पहले इंस्ट्रक्शन फेच करोगे, फिर डिकोड करोगे, तब तो पता लगेगा ना कि किधर जाने का है। अमित बिल्कुल लिखेगा किधर जाना है, बट वो पढ़ना तो पड़ेगा, तो स्टॉल तो फिर भी लगना है, इजंट इट? मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कराता हूं। यहां देखिए, कंसिडर अ सिस्टम where 20% instructions are branch instructions, and because of them we are suffering from stall. The average CPI or clock per instruction because of these error or because of these control dependencies, वो क्या क्या होंगे इसके बारे में हम बात करनी है। तो अगेन पहले क्लैरिटी से समझिए लॉजिक क्या है। ये कह रहा है कि कोई कंप्यूटर है, मतलब कोई सिस्टम है जहां पर ऑन एन एवरेज 20% इंस्ट्रक्शंस ब्रांच इंस्ट्रक्शन होती है। ये बात समझ आती है आपको? अब वो कंडीशनल है, अनकंडीशनल है, इस डिटेल में एग्जामिनर नहीं जा रहा, बट 20% ऑफ देम आर ब्रांच इंस्ट्रक्शन। क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस और नो एक बार मुझे बताएं। है। ओके, नाउ
बिकॉज ऑफ देम वी सफर फॉलोइंग स्टॉल्स। कुछ स्टॉल लगते हैं और यहां मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की। जैसे ये पहला वाला पार्ट आप 1 देखोगे तो यहां मैंने कितना स्टॉल इमेजिन किया है, सिंगल स्टॉल। अगर एक स्टॉल लगेगा तो क्या होगा, और मैं एक एक करके आपको समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। इस चीज को ऑब्जर्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा ऐसे समझाऊं कि पुराना पैटर्न भी कुछ आपको याद आए। तो कैन आई से कि क्योंकि 20% बोल रहा है, 80% में कोई प्रॉब्लम नहीं है और 20% में सिंगल स्टॉल है, यस और नो बताओ। यस, इफ दैट इज द केस, विद योर परमिशन कैन आई से 0.8, या तो 80% बोल दिया तो 0.8 बोल दो, वही 0.8 केस में तो क्लॉक पर CPI 1, क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन 1 का सपना पूरा होगा हमारा। लेकिन 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 2.2 यानी कि 20% ऑफ द केस में ये वैल्यू होके 2 हो जाएगी। क्यों? एक तो हमें वैसे भी खर्च करना था, एक का इसने स्टॉल लगा दिया। बताओ, इससे साधारण तरीका है इस फॉर्मेट को समझने का। मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या भाई? सिंगल इंस्ट्रक्शन तो खर्च करनी थी, है ना, लेकिन 20% में डबल हो गया खर्चा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, नाउ दैट इज 0.8 एंड 0.2 into 2 दैट इज 0.4, टर्न्स आउट टू बी 1.2। तो ये जो क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन है ये 1 हो गया या 1.2 हो गया? 1.2 हो गया। यानी कि हमारा प्रोसेसर फास्ट हुआ कि स्लो हुआ? स्पीड बढ़ी कि कम हो गई? स्लो हुआ। अबे 1.2 हो गया 1 से, फास्ट हुआ कि स्लो हुआ? समझ नहीं पा रहे हो क्या यार? 1.2 हो गया है। खैर, कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो गए थे बीच में। भाई साहब स्लो ही हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे पहले हर इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक में कर पा रहे थे, ये खर्चा है, ये पैसे नहीं मिल रहे हमें। पहले एक इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक में हो रहा था, अभी एक इंस्ट्रक्शन 1.2 क्लॉक में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सिस्टम तो स्लो हुआ ना भाई। अच्छा, ये देखो अगला ऑब्जर्वेशन। अच्छा पहले मैं एक चीज और कर लेता हूँ। कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे बताइएगा, वो भी एक तरह का ऑब्जर्वेशन हुआ कि एक क्लॉक तो लगेगा ही लगेगा, यस और नो? यस, प्लस 20% ऑफ द केस यानी कि 20 डिवाइड बाय 100 में एक क्लॉक और एडिशनल जोड़ लूं। So now that turns out to be 1 and 1.2, so that I turn to be 1.2। ऐसा भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन मुझे लेफ्ट वाला पैटर्न थोड़ा ज्यादा पसंद क्यों है? क्योंकि ये वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मेमोरी वाला कंसेप्ट है ना, हिट रेशो मिस रेशो, वैसे चलता है सीक्वेंस में। तो 80% में 1 लगा, बचे हुए 20% में 2 लग गया, लाइक दिस। अगर आप चाहो, हालांकि मैंने 0.8 डायरेक्ट रेशो में लिखा है, मुझे लगता नहीं उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 80% यानी कि 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1, सिंगल क्लॉक। बाकी 20% में 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। बताइए जरा, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? ओके, अगली चीज ऑब्जर्व करते हैं। ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज इक्वल्स टू 2 स्टॉल्स। अभी यहां पर तो अब आप फॉर्मेट समझ ही गए, परसेंटेज में फिक्स किया हूं। 80% ऑफ द केस में तो 1 ही लगेगा, लेकिन 20% ऑफ द केस में अभी 3 हो जाएगा। 3 क्यों? 3 क्यों बताओ? क्योंकि एक तो फिक्स था ही था, एक एडिशनल लग गया। सॉरी, एक तो फिक्स था, 2 एडिशनल लग गए तो 3 हो गया। ये क्या है? 0.8 प्लस 0.6 टर्न आउट टू बी 1.4। 0.8 0.6 टर्न आउट टू बी 1.4। फॉलो कर पा रहे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला पैटर्न देखिए, 3 स्टॉल्स की बात कर रहा है। अगला पैटर्न देखिए, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे इसको पूरा करेंगे, कैसे समझेंगे। ओहो, क्या बोल रहा है? 3 स्टॉल, 0.8 into 1, और ये हो जाएगा भाई साहब 0.2 into
4. Now that is 0.8 and that is again 0.8 turned out to be 1.6. तो जैसे जैसे स्टॉल्स का वेस्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे सीपीआई भी बढ़ रहा है. क्या इसका थोड़ा बेटर फील आ रहा है आपको? अच्छा, अब यहां पर एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपसे पूछता हूं. यहां पर कौन से प्रोसेसर आमतौर पे बेटर काम करते हैं? जिनके अंदर कम स्टेजेस हो या ज्यादा स्टेजेस हो? मे बी कॉन्ट्ररी टू अवर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग शायद कम स्टेजेस वाले ज्यादा अच्छा काम करेंगे, बिकॉज शायद आप समझ पा रहे हैं यार स्टेज ज्यादा होंगे तो स्टॉल भी तो ज्यादा लगेगा. सही बात है कि नहीं? यस यस यस. तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहां करना था, बट ये आइडिया समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, अब सवाल ये है, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? मुझे एक बार सोच के बताओगे? प्रॉब्लम तो मैं आपको समझा चुका हूं, इसका कोई सॉल्यूशन है? अब क्या मैं प्रोग्रामर से जाके बोल सकता हूं भाई साहब कोड बदल दो? वेरी गुड. कोड तो हम नहीं बदल सकते, तो फिर क्या क्या कर सकते हैं? मैं एक एक करके आइडिया बाय आइडिया बात करता हूं, फिर जो डाउट होगा मुझे बताइएगा. एक ऑब्जर्वेशन जो मेरे मन के बहुत पास है, बट सुबीर अलाउ नहीं करेगा, वो ये, मैं तो एडवाइस करूंगा 2 प्रोसेसर लगा लो. एक प्रोसेसर से बोलो कि S3 S1 को लोड कर ले, एक से बोलो S3 को कर ले. डज दैट मेक सेंस? 2 प्रोसेसर लगा लो, एक S3 पे काम कर लेगा, एक S1 पे काम कर लेगा. चिट भी मेरी, पट भी मेरी. बाद में अगर वो बोला S1 करना है तो S3 वाले को भूल जाएंगे, वो बोला S3 करना है तो S1 वाले को भूल जाएंगे. सही के गलत? सही बात है. लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना? और फिर वही प्रॉब्लम, कॉस्ट बढ़ने नहीं देना, कॉस्ट नहीं बढ़ने देना चाहे कुछ भी हो जाए. तो दैट इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन, बट वो कॉस्टिंग हम नहीं बढ़ने देना चाहते. ये बात समझ आती है आपको? अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हालांकि अलग कॉन्टेक्स्ट में, बट कुछ चीज आपको कैसे सोचनी चाहिए, वैसे सोचनी चाहिए कि इन्फ्लेशन, समझते हो आप इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई. तो आमतौर पे इंडिया में कितना इन्फ्लेशन रहता है ऑन एन एवरेज? क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, 6 to 7% इज गुड. सही बोल रहे हैं आप, 6 to 7%. बस अब आप लोग इतने पढ़ रहे हो, इतनी चीजों, कुछ बात आपको ये भी समझनी चाहिए. चलो सुबीर कह रहा है 5 to 7, चलो 6 मान लेता हूँ, फिर तो कोई बात ही नहीं है, 6% मान लेता है. इसका मतलब आज अगर कोई चीज 100 रुपए की है, अगले साल वो 106 रुपए की हो जाएगी. यस और नो? यस. लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बैंक भी आपको ज्यादा ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा. आप अगर जॉब करेंगे तो वहां भी अगर कुछ भी ना हो तो 6-7% का इंक्रीमेंट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि रुपए की, पैसे की कीमत ही कम हो रही है ना? तो ये वैल्यू बढ़नी ही है, अगर नहीं बढ़े तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ये बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे क्योंकि इन्फ्लेशन 6% है, इसलिए तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे पा रहा है. सोचो, बैंक इसलिए तो ब्याज दे पा रहा है. यूएस में इन्फ्लेशन कितना है? बहुत कम, कभी कभी तो 1% से भी कम रहता है. यानी कि महंगाई नहीं बढ़ती, लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा. 1% 2% ऐसा चलता है. तो अगर वहां के बैंक में जाके आप एफडी कराओगे तो कितना पैसा मिलेगा? तो वहां का बैंक ब्याज नहीं देता है भाई. ये बात समझ रहे हो कि नहीं? बैंक कहां से ब्याज देगा? ये पैसा बचा हुआ आएगा कहां से? बैंक क्यों इंटरेस्ट बढ़ाएगा?
बैंक इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है ना, बैंक इंटरेस्ट इसलिए बढ़ाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक में पैसा जमा करें। जितने ज्यादा लोग पैसे जमा करें बैंक और लोगों को उधार देगा, फिर मार्जिन खाएगा बीच में। बैंक का फायदा नहीं है क्या? सोचो। बट खैर मुझे लगता है मैं गलत समस्या में उलझ गया, या फिर इतने सारे सवाल आप मुझसे पूछोगे, तो मैं सिर्फ ये बता रहा था खैर आपको कि अब कुछ लोग ऐसा व्हाट्सएप पे चलता है ना, 1947 में तो पेट्रोल 5 पैसे का था, सोना 2 रुपए किलो था, इस तरह से, है ना। लेकिन 1950 में आपके घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा ये सब नहीं था, आपके पास 4G इंटरनेट नहीं था। तो रेट देखते हैं 1970 में क्या मिल रहा है। हमारे टाइम में मसूर की दाल ना 2 रुपए में मिल जाती थी, हमारे बाबा जी की तनख्वाह 60 रुपए थी। अरे भैया, फिर सैलरी भी तो बढ़ी है, सैलरी नहीं बढ़ी, सैलरी भी बढ़ी है। फिर आप एनालिसिस कर लीजिएगा बैठ के, समय के साथ जो चीजों को खरीदने की शक्ति है कंज्यूमर की, वो बढ़ी है कि कम हुई है? वो इंक्रीज हो गई है सर। हमारे पिताजी की जब तनख्वाह 4,000 रुपए महीना थी, तब कलर टीवी 10,000 का आता था। आज भी टीवी 10,000 का ही आ रहा है। अब ये मैं पूछना, आज तनख्वाह कितनी है? आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, ये पूरा इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो जब आप कॉस्टिंग देखते हैं, साथ में इनकम भी तो देखिए कि आप सबके परिवारों की आमदनी नहीं बढ़ी पिछले 20 साल में, 40 साल में बढ़ी है क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा? सबका बढ़ा है। कितना बिजली का, कितना इक्विपमेंट है, क्या है। लेकिन फिर नहीं, रेलवे अगर 1914 में 50 पैसा लेता तो आज भी वही ले। ये क्या बात हुई? कैसे? उन्हें भी तो तनख्वाह देनी है, नहीं देनी? टीएमसी बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहा है कि पेट्रोल और गैस का प्राइस बढ़ाने के ऊपर। बंगाल में किसकी सरकार है बताओ? अभी मैं राजस्थान गया था इसलिए बता सकता हूँ। बंगाल में टीएमसी की सरकार है। सुबीर, आपको पता है कि पेट्रोल पे जो टैक्स होता है वो जीएसटी नहीं होता। पेट्रोल पे स्टेट जीएसटी नहीं लेने देते। तो पेट्रोल पे जो टैक्सेशन है वो भारी टैक्स किसको मिलता है? स्टेट को या सेंटर को? स्टेट को। तो दीदी टैक्स फ्री क्यों नहीं कर देती पेट्रोल? मिल जाएगा कल से 60 रुपए लीटर। पूछ लो दीदी से। प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? खत्म कर दी शासन ने उनका। अबे प्रोटेस्ट तो अपोजिशन वाले करते हैं यार, वो तो सरकार में बैठे हुए हैं। टैक्स खत्म क्यों नहीं कर दे रहे? हाँ तो फिर मुझे बताओ ना। अभी मैं आया जयपुर से, 108 रुपए लीटर पेट्रोल है, कांग्रेस सरकार है। मैं तो कहा भाई पहले इतना भर दे, गाड़ी पार हो जाए, अपन हरियाणा में भरवा लेंगे। समझ रहे हो? तो सब एक ही थाली के हैं। आप ये मत सोचिए ये आएगा, ये बढ़ाएगा, ये जाएगा, ये कम करेगा। टैक्स तो सबको चाहिए, रेवेन्यू कैसे चलेगा? दीदी की 15-15 गाड़ियां गन्नर के पैसे कौन देता है? कम्युनिस्ट सरकार देती है? नहीं, आपका पेट्रोल का पैसा ही तो देता है। और कौन देता है? इतना भारी भरकम मामला चाहिए, वो कहां से आएंगी उनकी तनख्वाहें, है ना। तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, हर आदमी आलोचना कर रहा है, टैक्स कोई नहीं छोड़ रहा। जिसको भी लगता है पेट्रोल महंगा है, भाई अपना टैक्स खत्म कर दो ना स्टेट छोड़ रहा ना केंद्र छोड़ रहा। फिर अच्छा, मजे की बात है, मैं आपको बता दूं ये बात। अब विकिपीडिया पे सब डेटा पड़ा हुआ है, किस चीज से कितना रेवेन्यू आता है ना। क्या पेट्रोल से जो रेवेन्यू आता है वो बहुत छोटा मोटा है, कंसीडरेबल है? सर वो बहुत भारी रेवेन्यू है। आप लोग जो इनकम टैक्स देते हो उससे ज्यादा पैसा पेट्रोल से आता है। तो अगर इस पर टैक्स ना लगाएं तो फिर शासन कैसे चलेगा? ये भी एक समस्या है। हालांकि मैं ये नहीं मान रहा कि पेट्रोल महंगा होना चाहिए, मेरा भी मानना है कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। बहुत महंगा है, दिक्कत है। 100 रुपए तो लाइक नेक्स्ट लेवल है, अभी बहुत ज्यादा है। ये 70, 60, 70 तक चले ओके। लेकिन मैं सिर्फ आपको कहानी की दूसरी साइड भी बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये मजे ले रहे हैं। आप शासन चलाओ तो आपको पता लगेगा खर्चे कितने ज्यादा है। यस, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जब जब नेशन धीरे धीरे डेवलपमेंट सैचुरेशन की ओर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन अभी हम डेवलपिंग कंट्री, तो हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा है।
शालीन कह रहा है पंजाब और हरियाणा में लिक्वर पे आता है जितना पेट्रोल टैक्स है। तो सही बात है, खूब पियो ताकि स्टेट को रेवेन्यू मिले। ये बात भी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए मुद्दे पे हम वापस आते हैं। तो ये सर राजतंत्र है, आपको क्या करने का है मुझे बताओ, आपको क्या करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, देन मोटिवेशनल स्टोरी बताता हूँ। मैं एक बार एक बस अड्डे पे खड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं मैंने आपको पढ़ा बताया कि नहीं बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सुनिएगा। मैं एक बार बस अड्डे पे खड़ा हुआ था और बहुत समय से, होली या दिवाली का समय था, बस नहीं आई बहुत देर से, और वहां कम से कम 50-100 लोग खड़े हुए थे, है ना। उसमें से एक ऐसा आदमी था जो हाई डोपामिन स्टेज में था, यानी कि जो भी बस आती थी भाग लेता था वो सबसे आगे, कहता मैं ही चढ़ूंगा मैं ही चढ़ूंगा। खैर कोई बात नहीं, अपने पास भी और कोई साधन नहीं था, बस ट्रेन जैसे मिलना ऐसे ही जाना था। तो खैर फाइनली बहुत समय के बाद एक बस आई, सबसे आगे वो, उसके पीछे में। कोई बात नहीं, वो चढ़ गया, मैं भी चढ़ गया। जब बस में अंदर चले गए और उसके पीछे कम से कम 50-100 लोग, आदमी के ऊपर आदमी, है ना। तो उसके बाद उसने, कंडक्टर ने ऐसा बोला कि भाई यूपी में थोड़ी सी डिलेक्स बस होती है, उनको बोलते हैं पवन गोल्ड। आजकल मुझे पता नहीं होती है कि नहीं होती है, बट उसने बोला भाई देखो ये पवन गोल्ड है, इसमें टिकट 2 रुपए महंगा है, 20 नहीं 22 रुपए का टिकट है, किसी को दिक्कत अभी बता दो, बाद में लड़ाई मत करना। वो आदमी भाई नीचे उतर गया, और नीचे उतरने में जो जद्दोजहद थी, 100 लोग बीच में खड़े होते, किसी से लड़ रहा है, कोई गालियां दे रहा है, भाई यार परेशान कर रहा है, 2 रुपए हमसे ले लियो, बट भाई वो नीचे उतरा। अब इस कहानी का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये, मैंने बहुत सोचा, मैंने यार ये सहम गया, मैंने कहा ये 2 रुपए के लिए नीचे उतर गया। कंक्लूजन सर ये है कि इसका मतलब उसके जीवन में 2 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। यस और नो? यस। तो अपने जीवन में अपने को इतनी मेहनत करनी है, उस दिन मैंने सोचा था भाई कि अपने को 2 रुपए के लिए बस छोड़ के नीचे ना उतरना पड़े। आप समझ रहे हो कि नहीं? अब वो चाहे पेट्रोल है, चाहे वेजिटेबल ऑयल है, चाहे कुछ और है, इतनी मेहनत अपने को करनी है कि कहाँ घूमने जा रहे हैं ये सोचने के लिए पहले ये ना सोचना पड़े पेट्रोल क्या भाव है। सही बात है क्या? या जैसे अपन करते हैं, होटल में जा रहे हैं, पहले प्राइस लिस्ट देखते हैं, फिर रिवर्स एक्सेस करते हैं कि डेटा क्या है। ऐसा नहीं डेटा देख के प्राइस देख रहे हैं, प्राइस देख के डेटा देखते हैं। यार मैं मध्यम वर्गीय परिवार से ही हूं, मैंने ये सब काम किए हैं, इसमें कोई अजीब बात थोड़ी है। यस, एसी, एसी एक लग्जरी होती है, लग्जरी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रेलवे का जो एयर कंडीशन डब्बा होता है, उसमें जब आप एंटर करते हो उसके बराबर में एग्जॉस्ट लगा रहता है, जिससे पुरानी हवा बाहर आती है। अपन 2 मिनट उस एग्जॉस्ट के नीचे खड़े हो जाया करते थे। मैंने कहा एसी का एग्जॉस्ट है, बट एसी का है, कुछ तो ठंडा होगा। एसी में जाने के पैसे कहाँ है अपने पास? नहीं थे भाई। एसी का टिकट बहुत महंगा होता है, 3-4 गुने, कैसे आप मैनेज करोगे? नहीं है इतना पैसा। आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इसको एज अ मोटिवेशन लेना है आपको। हाँ, इसको एज अ मोटिवेशन लेना है कि लाइफ में फिर इतनी मेहनत करने का कि इन सब चीजों के बारे में सोचना ना पड़े आपको। यस। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, हर हर किसी की कहानी सेम है। आप जिनको बड़े देखते हैं, किसी ना किसी ने मेहनत की है। अभी रेट अलग हो गए, अपने टाइम में 3 रुपए की पेटीज आती थी, 2 रुपए की कंचे वाली बोतल आती थी। मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, क्या बोलते हैं, कंचे, एक कंचा रहता है उसमें, कंचे वाली बोतल समझते हो? सोडा बॉटल, यस काइंड ऑफ, बंटा बोल सकते हैं, जो भी बोलते हैं। भाई अपने पास कोल्ड ड्रिंक पीने के पैसे नहीं थे, 10 रुपए बहुत होता था, हमें नहीं मिलते थे इतने पैसे, अपन 5 रुपए में मैनेज करते थे। 3 रुपए की पेटीज, 2 रुपए की कंचे की बोतल, हो गया काम। ऐसे। चलिए, हाँ ये भी सही बात है, वरना एक दोस्त पकड़ो, 2 मेरे पास है, 3 रुपए तू दे, चल मिल के ले लेते हैं, ये बात भी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज तो जो चाहो मिल गया सर आपको। अब देखिए ये अगली बात है, जोधा अकबर में एक डायलॉग बोलता है कि तुम्हें दिल्ली क्यों चाहिए? कहता है तमन्नाओं की और पानी की एक ही फितरत है, बहते जाना।
वो कभी रुकती नहीं है, उसको और चाहिए। तो आपको जो पहले लगता था ये स्वर्ग है, आपको 10 दिन का लगेगा ये क्या है, ये नहीं, कुछ और, कुछ बड़ा। तो कभी आपको सेटिस्फेक्शन तो हो ही नहीं सकता। अब नए सपने, नई डिजायर है, सही बात है, खाने को मिल गया, पहनने को मिल गया, अब अपने को पॉलिटिक्स खेलने का है, इसलिए तो मैं सुबीर से बहस करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात मैंने आपको समझा दी, और ये बात आपको समझ आ गई कि कॉस्टिंग वाला खर्चा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। एक कॉस्टिंग वाला खर्चा अपन नहीं ले सकते, डबल करना पड़ेगा प्रोसेस से। अब यहाँ पे कोई बात कर रहा था, अच्छा एक और सॉल्यूशन हो सकता है जिसको बोलते हैं लूजर सॉल्यूशन। वो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अपन कुछ नहीं करते, अपन स्टॉल झेल लेंगे, ये भी तो सॉल्यूशन ही है। अजीब सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि ठीक है भाई साहब, अभी क्या ही कर सकते हैं, इजंट इट। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आइदर वी रिमूव द कंप्यूटेड डेटा और वी डोंट वर्क एट ऑल, दैट इज इट। ये भी तो सॉल्यूशन हुआ कि अगर हमने गलती से कुछ और कैलकुलेट कर भी लिया था उसको हटा देंगे, या उसका भी अच्छा नॉन ऑपरेशन जहां पे कंपाइलर कोई काम करेगा ही नहीं, बैठ जाएगा, कहते भाई कर लो पहले तुम मन की अपने, जब बता दोगे तब वाला काम करेंगे। यस अच्छा, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, बट यहाँ पर अभी मॉर्निंग में हम पढ़ रहे हैं कंपाइलर, ये आपको समझना है तो आपको कंपाइलर में आना पड़ेगा। ये है कोड रीअरेंजमेंट या इंडिपेंडेंट कोड एग्जीक्यूशन। ये यहाँ मैं नहीं समझा पाऊंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है। मॉर्निंग में आप आएंगे तो आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। 7 से 9 क्लास चल रही है और बहुत जबरदस्त। अभी तो बस हमने वार्म अप किया है, अब एक्चुअल मुद्दा स्टार्ट हुआ है ना। अभी हम CFG पे काम कर रहे हैं, तो आप आना चाहे तो आ सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस इसका क्या कहना है, इसका कहना है कोड रीअरेंजमेंट, मानी के मान लीजिए बहुत लंबा कोड आपके पास है, कुछ एरिया ऐसा है जहां कंडीशनल प्रॉब्लम है, हमें नहीं समझ आ रहा पहले इसको रन करें या इसका नेक्स्ट रन करें। बट इसका कहना है क्या कुछ ऐसा कोड ऐसा हो सकता है जिस कोड का इस दोनों से कोई लेना देना ना हो, इज इट पॉसिबल? यस हो तो सकता है। तो अब कंपाइलर इतना स्मार्ट हो कि वो पहचान ले कि यार इस डेटा में डिपेंडेंसी नहीं है, वेरी गुड, ये इंडिपेंडेंट है, और क्यों ना मैं बीच में इसको रन कर लूं। सोचो, है मजेदार आइडिया। क्यों ना मैं बीच में इसको रन कर लूं, सो दैट मैं आराम से वेट करूं, जैसे मुझे पता लगे रिजल्ट क्या निकला कंडीशनल स्टेटमेंट का, उसके बाद मैं डिपेंडिंग ऑन द आइडिया रन कर लूं। मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, 2-4 इंस्ट्रक्शन जो फ्यूचर में करनी थी वो मैंने आज ही करके रख ली। कैसा आइडिया है? सुनने में तो बड़ा शानदार है, बढ़िया आइडिया है, बट पहली बात रन टाइम पे ये ऑब्जर्व करना कि फ्यूचर की कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंट है, ये आसान काम है कि मुश्किल काम है? ये बहुत मुश्किल काम है। अभी थोड़े समय के बाद आपको पता लगेगा कंपाइलर में एक स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री बनाने में तेल निकल जाएगा, ऐसी तैसी हो जानी है एक पार्स ट्री बनाने में। रही बात फ्यूचर का कोड देख के ये पूरा समझना, ऑब्जर्व करना कहाँ इंडिपेंडेंट, उसको कैसे मूव करूंगा, तो यू नो yes it is possible but it is very complex idea to implement। बात समझ आ रही है? ये भी कुछ बहुत मजेदारी वाला आइडिया नहीं है। एक आइडिया जो मेरे दिल के बहुत करीब और बहुत मजेदार है वो है एस्टिमेशन मेथड या प्रेडिक्टिव मेथड। अभी जहां एग्जैक्ट चीज नहीं पता हो वहां क्या करने का बताओ? जहां एग्जैक्ट बात नहीं पता हो वहां तुक्का मारने का। वेरी गुड। और यहाँ अगर आप ध्यान से सोचोगे, लोग इतना स्मार्ट खेलते हैं ना, मजा ही आ जाता है बाय गॉड सोच के। मैं आपको बताता हूं कैसे सोचने का है। मान लो इफ और एल्स का तो छोड़ दो, ये एक डेटा है, आप बताना ये डेटा मैं फर्जी बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। ऐसा आमतौर पे माना जाता है कि एक कोड, कोई भी कोड जितना भी टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, मोर देन 80% ऑफ द टाइम हम लूप में स्पेंड करते हैं। मोर देन 80% ऑफ द टाइम, सिर्फ 20% टाइम ही होता है कि सिक्वेंशियल रन करता है, वरना लूप 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 चलता रहता है। बताओ ये सही बात है कि फर्जी बात है? बिल्कुल सही बात है। लूप नहीं होगा तो कितना लाइन का कोड लिखेंगे, सही बात है, ठीक है, ओके। अब अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही, तो मुझे एक बात बताओ, लूप जो है वो यार कितना, 1000 बार, 10,000 बार, 10 लाख बार, बड़े बड़े कोड्स में तो ऐसा रन होता होगा ना, इजंट इट?
लंबे लंबे लूप लगे चल रहे हैं। एक लूप लगा है कोड का जो हर 1 सेकंड के बाद आता है, देखता है टेम्परेचर कैसा है आपके सीपीयू का, सही है तो कोई टेंशन नहीं, फिर वापस चला जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद आएगा। अब वो लगा हुआ है इनफाइनाइट लूप में, उसे कभी रुकना है क्या? उसे कभी नहीं रुकना। एक लूप है जो आपके सिस्टम की क्लॉक अपडेट कर रहा है, बार बार आता है, क्लॉक अपडेट करता है चला जाता है, क्लॉक अपडेट करता है चला जाता है, उसको कभी रुकना है? उसको भी कभी नहीं रुकना। तो मैं सिर्फ बता रहा हूं बहुत सारे लूप्स हैं। अब मजे की बात क्या है, अगर मान लीजिए एक लूप में 1 से 100 तक भी चलाता हूं, ठीक है, पहली बार कंडीशन चेक करूंगा ट्रू आएगा, दूसरी बार करूंगा ट्रू आएगा, ट्रू 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 ट्रू, क्या 100 बार ट्रू ही आएगा? हाँ। उसके बाद 99 और 101 टाइम कहीं जाके एक बार फॉल्स आएगा। ये बात सही है क्या? तो ये अंदाजा आप लगा रहे हो कि लूप्स जो हैं वो अमूमन बहुत लंबे समय तक सेम रिजल्ट देते रहते हैं। तो अगर एक बार ट्रू आया, 2 बार ट्रू आया, 3 बार ट्रू आया, उसके बाद आप भी क्या कर सकते हो बताओ? आप तुक्के मारने शुरू कर दोगे तो अब भी ट्रू आएगा, अब भी ट्रू आएगा। अल्टीमेटली आपका तुक्का कितनी बार गलत होगा? एक बार गलत हो सकता है, और क्या होगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या ये पॉलिसी लगभग लगभग सही काम करेगी? हाँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, मान लीजिए, ओके मैं इसको कैसे समझाता हूं, या चलो लॉजिकल वैल्यू से समझाता हूं। जंप नो या ट्रू फॉल्स है, जंप फॉल्स और जंप ट्रू। अगर ये अब डीएफए वाला आइडिया है, 2022 में पेट्रोल 90 रुपीज का हो गया 190, चलो। लेकिन खैर मैं एक बात बता दूं, 22 का पता नहीं, 2024 में पेट्रोल दोबारा सस्ता होगा। ये मेरा प्रेडिक्शन आप लिख के रख लो। क्यों होगा? इलेक्शन है भाई। इतनी कॉमन सेंस लगा लिया करो बस, उसके बाद फिर बढ़ जाना है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? चलिए 2024 में इलेक्शन है भाई, दोबारा सस्ता कर देंगे, लोग भूल जाएंगे सब। चलिए यहाँ ये, अब मुझे बताइए, हाँ मान लीजिए मेरा इनिशियल प्रेडिक्शन है कि जंप नहीं होगा। अब ये तो कंडीशन के बाद पता लगेगा कि जंप होगा कि नहीं होगा, यस और नो? यस। तो चलिए मैं ऐसा पूछ लेता हूं आपसे, हमने कंडीशन चेक करी और कंडीशन का रिजल्ट भी हमारे सेम आया कि जंप नहीं हुआ। अब आपको और हिम्मत मिल गई, यस और नो? आपको और हिम्मत मिली, आपने कहा बहुत बढ़िया, जंप नहीं हुआ था। अगली बार भी आप क्या तुक्का मारोगे? अगली बार भी क्या एस्टिमेट करोगे? अगली बार भी आप सेम एस्टिमेशन करोगे क्या कि जंप नहीं होगी। लेकिन मान लो एक बार आपका तुक्का गलत हुआ और कंडीशन ट्रू हो गई, जंप हुई, आपने क्या खाया? आपने पेनल्टी खाई, स्टॉल खाया। लेकिन अब दल बदलू नेता की तरह अगली बार आप क्या बोलोगे? जंप होगा, करे जंप होगा। अब आप देखिए, अब आप कौन से स्टेज पे आ गए हैं? जंप इज इक्वल टू ट्रू पे, और लूप चल रहा है, तो मान सकते हैं कि 100 बार यही रिजल्ट होगा, जंप होगा, जंप होगा, जंप होगा, जंप होता रहेगा। और अब आपका फिर प्रेडिक्शन सही होगा। अचानक एक बार ऐसा होगा कि जंप होगा कि नहीं होगा? एक बार फिर ऐसा होगा कि जंप नहीं होगा। नाउ अगेन वी कैन कम बैक, यस और नो? फिर अपन बोलने लगेंगे। बताओ ये आइडिया कैसा है? और आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं, क्या यहां पर 50-50% केसेस है? नहीं। लेकिन इन द लॉन्गर रन ये बहुत अच्छे से काम करेगा और सही काम करेगा, क्योंकि लगभग एक पैटर्न, जैसे मैं लूपिंग का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसका जो आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, एक पैटर्न काफी लंबे समय तक चलता है, यस और नो? तो एक पैटर्न अगर आपने चलाना स्टार्ट किया तो बहुत लंबे समय तक ऐसा होगा कि जंप नहीं होगा या फिर जंप होगा। एक और बात, डिपेंड्स ऑन यू। ये जो आप पॉलिसी ऊपर अभी देख रहे हैं,
यहाँ पर अगर रिजल्ट एक बार आपके हिसाब से ना आए तो क्या आप थोड़ा वेट करते हैं, तुरंत पार्टी पलट लेते हैं? थोड़ा वेट करने का, पार्टी तुरंत तुरंत एक चेंज हुआ पलट लेते हैं? लेकिन एक दूसरा आइडिया हो सकता है, यहां देखिए, मैं कुछ गलती करूं मुझे बताइएगा। हम कह रहे जंप इज इक्वल्स टू फॉल्स। अगर फॉल्स ही आया अपन यहीं पे रहेंगे, बट अगर ट्रू हो गया जंप, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अभी भी हम फॉल्स पे ही रहेंगे, लेकिन हम एक गलती कर चुके हैं, इसको याद कर लेते हैं। अगर अभी भी फॉल्स होता रहा यहीं रहेंगे, लेकिन अगर दूसरी बार ऐसा हो गया कि फिर जंप ट्रू हुआ, तो पहली गलती माफ, दूसरी नहीं। अब आप प्रिडिक्शन रिवर्स करेंगे और जब आप जंप इज इक्वल्स टू ट्रू बोलने लगेंगे। सोचिए, बताइए बात समझ आ रही है क्या? फिर वही कहानी, जब तक कंडीशन आपके सपोर्ट में चलेगी ओके, जब आपके सपोर्ट में नहीं चलेगी तो भी तुरंत पार्टी चेंज नहीं, बट काउंट कर लो कि एक बार कंडीशन फॉल्स हो गई, हालांकि अभी भी मैं ट्रू ही बोलता रहूंगा। अगर तब भी ट्रू आया यहीं बने रहना, अगर फॉल्स आया तो फिर दोबारा से इनिशियल स्टेज पे आ जाओ। इट्स लाइक अ डीएफए, नथिंग न्यू। तो अब यहां पर बताओ, हम सिंगल, जिसको बोलते हैं वन मिस्टेक पॉलिसी एंड टू मिस्टेक पॉलिसी। वन मिस्टेक पॉलिसी कौन सी है, टू मिस्टेक कौन सी है? सो ऊपर वाला, वेरी गुड, ऊपर वाला इज वन मिस्टेक पॉलिसी, एक गलती और कहानी चेंज। सेकंड वाला टू मिस्टेक पॉलिसी, दो गलती और कहानी चेंज। क्या ये दोनों बात समझ पा रहे हो क्या? और ऑब्वियसली कस्टमाइजेबल है, आप अगर चाहो 3 मिस्टेक 4 मिस्टेक कुछ भी कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आर मोस्टली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। नो नो, आई रिफ्यूज, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, नॉट कंप्यूटर साइंस, इवन एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज मेड ऑफ कॉमन सेंस। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपके जीवन की भी ऐसी हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाती हैं, फिर भी हमारा जीवन समस्याओं से भरा रहता है। बताओ क्यों? आपकी लाइफ की 98% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें पता है, फिर भी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मन नहीं करता यार, मूड नहीं है, बस ये है, और क्या। ठीक है, कर लेंगे। अब कॉमन सेंस कहती है कि पढ़ लो, फिर भी पढ़ते हो क्या? कॉमन सेंस कहती है एक्सरसाइज कर लो, फिर भी करते हो क्या? कॉमन सेंस कहती है कि उल्टा पुल्टा मत खाओ, फिर भी खाते हो ना? कॉमन सेंस कहता है पूरी पूरी रात बाबू सोना मत करो, फिर भी करते हो ना? सॉल्यूशन तो आपको पता है, ऐसा थोड़ी नहीं पता। सॉल्यूशन आपको पता है सर, बस मूड नहीं है, यही प्रॉब्लम है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बताओ मैं गलत बोल रहा हूं क्या? सॉल्यूशन पता है आपको, ऐसा थोड़ी आपको नहीं पता, सबको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, बट करे कौन, ये बात है। देखो उल्टा समझो, इंसान के साथ उल्टी प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी जानवर से बोलूं कि कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, मजा आ जाएगा, तो वो करेगा? कुछ समय के लिए नहीं। अगर मैं उसको समझा पा रहा हूं कि तेरा दिमाग तेज होगा, ऑब्वियसली करेगा, उसको लगेगा बहुत बढ़िया बात है यार, मैं बहुत स्मार्ट हो जाऊंगा, है ना? अगर मैं किसी इंसान को बोलूं कि आप मुझे पैसा दो, सर्जरी करो या ये दवाई पी लो, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, तो आप करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। मैं आपको समझाता हूँ, कॉमन सेंस आपने बोला ना, नहीं करोगे। अजीब किस्म के लोगों, मैं तो कर लूंगा, दिमाग और फास्ट हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको? रामदेव बोलेंगे तो कर लें, चलो वो रामदेव से बुलवा देंगे। और बताओ, अब एक आइडिया समझो, इंसान क्या करता है, हम लोग क्या कर रहे हैं? दिमाग तेज करते हैं? नहीं, लोग नशा करते हैं। बताओ नशा क्यों करते हैं? सोचो। सरकार मना कर रही, घर वाले मना कर रहे हैं, समाज मना कर रहा है, नशा कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता, अच्छे बुरे की कोई परिभाषा नहीं है। अरे यार अरहर की दाल खाओ, पनीर की सब्जी खाओ, अच्छा लगेगा? ना ना ना, वो दिमाग स्लो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दिमाग बहुत चल रहा है यार, सोचना ये रियलिटी है। कभी कभी हम आराम करना चाहते हैं, सारी समस्याओं से दूर जाना चाहते हैं,
तो भगवान ने जो शक्ति दी उस शक्ति का नाश करते कहते दिमाग हटा लो, बस कुछ भी जानवर का दिमाग दे दो, खाना पीना सो जाना, ये तो जानवर करता और क्या करता है? बताओ मैं गलत बोल रहा हूं? अपने को ज्यादा नहीं, अपने को कम पावरफुल दिमाग चाहिए। ये दिमाग हमारा दुश्मन बन गया है क्योंकि हर समय चल रहा है। क्या करे आदमी, पागल हो जा रहा है बेचारा, कह रहा मुझे नशा दो, मैं नहीं कर सकता ये। खैर, तो आपका काम है ज्यादा दिमाग नहीं मांगना, नशा नहीं करना और इस दिमाग का सदुपयोग करना, बाकी कॉमन सेंस आपके अंदर है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मेरे कॉलेज हॉस्टल में 80% नशेड़ी है, बाकी 20% उनके बारे में क्या विचार है आपका? ट्वेंटी 28 नैनो सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर 28 नैनो सेकेंड है। आप क्या करते हो रिलैक्सेशन के लिए? काम करता हूं। आपको क्या लग रहा है मैं भी क्लास पढ़ाने के बाद मुझे आराम करना होगा? हे भगवान, ये मैंने क्या कर लिया आज? भाई ये ना हो तो मुझे समस्या हो जाती है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, फिर रिलैक्सेशन की और इसकी कोई बात ही नहीं हुई। क्या ये बोल रहा है क्वेश्चन में कुछ बात समझ आ रही है क्या? जो हमारा आइडिया था वो काम कर रहा है क्या? क्या बोल रहा है? कंसीडर अ 6 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, 6 स्टेज का पाइपलाइन है, वेयर ऑल स्टेजेस आर परफेक्टली बैलेंस्ड। सब परफेक्टली बैलेंस है, यानी कि टाइम सबका सेम है कि डिफरेंट है? टाइम सबका सेम है। अच्छा, नाउ assume that there is no cycle time overhead of pipeline। आगे बढ़ते हैं। When the application is executing 6-stage pipeline, the speed up achieved with respect to non-pipe execution, non-pipe की respect में कितना होगा if 25% instruction incurs 2 pipeline stall। तो ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन हो गया। अगर मैं पाइपलाइनिंग नहीं करूंगा तो एक इंस्ट्रक्शन में कितना लगेगा? बोल दो। स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप। टाइम विदाउट पाइपलाइन डिवाइड बाय टाइम विद पाइपलाइन। नहीं करेंगे तो 6 लगेगा। उसमें कौन सा चमत्कार है? 6 स्टेज है, डिले विले तो लेना नहीं। जब एक कंप्लीट होगा तो दूसरा चालू होगा, उसमें तो बाबू 6 ही लगना। उसमें क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगा? क्या बात समझ आ रही है? ओके। अब अगर ये आखिरी लाइन ना लिखता तो अपन तो पाइपलाइनिंग में सीपीआई 1 मान लेते, यस और नो? अपन पाइपलाइन में सीपीआई 1 मान लेते। ओके। अब उसके बाद यहां पर इसने बोल दिया कि 2 लगेंगे। मेरे ख्याल से आइडिया मैं पहले समझा चुका हूं, कहना इसे 75% में 1 लगेगा। ये देखो, आप लोग इतने स्मार्ट और बहादुर हो चुके हो और मैं ऐसा आइडिया आपको बता चुका हूं, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इधर से मिलेगा सर 0.75 और 0.25 प्लस इंटू 3 इधर से मिलेगा 0.75, ये हो जाएगा 1.5। तो जो सीपीआई 1 हो सकता था, खैर वो 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट 1.5 हो जाएगा क्योंकि थोड़ा पेनल्टी आप पे लगा। बट ये फॉलो कर पा रहे हो आप? हमें तो थ्योरी के सपोर्ट में क्वेश्चन चाहिए ना। तो अब स्पीड अप हो जाएगा कितना? 6 को डिवाइड करो 1.5 से आंसर आ जाएगा 4। बहुत ही साधारण, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बताओ है कि नहीं? लेकिन इसके पीछे इस लाइन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, जब तक वो समझ नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बताइए, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और वैसे हमारा सपना क्या है? सीपीआई कितना होना चाहिए? अभी मुझे एक नया आइडिया है, सीपीआई होना चाहिए 1। इसका मतलब है
इस सपने का मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में सिर्फ एक ही आदमी बचे, खुद सुबीर, बस ये है सपना। कैसा सपना लगा? मॉडिफाइड हो गया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे बताएं, एक सीट भी मिला था इस बार, बहुत अच्छे। तो आप मुझे बताएं ये आइडिया फिलॉसफी आप समझ पा रहे हो क्या? ओके तो अच्छा, एक बात मुझे और पूछनी है जो ऑब्वियसली हम कल ऑब्जर्व करेंगे, क्या डेटा की वजह से भी नुकसान हो सकता है? डेटा की वजह से? हाँ कैसे? मतलब डेटा डिपेंडेंसी भी हो सकती है, पहली इंस्ट्रक्शन में कोई ऐसा डेटा हो जो दूसरी इंस्ट्रक्शन को यूज करना हो, और उसकी वजह से भी क्या हमारे ऊपर स्टॉल लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं सर, डेटा डिपेंडेंसी की वजह से भी स्टॉल लगते हैं। उनको भी कल ऑब्जर्व करेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ लिया, कर पाओगे इसे? ये होमवर्क है आपका। विश्वास मानना बहुत आसान है, अगर दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। कर लिया, बहुत अच्छे। तो 2-3-4 क्वेश्चन उसका डेटा हजार्ड्स की बात करेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ऑपरेटर फॉरवर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार इस पे क्वेश्चन आए हैं, इन सब पे बात करेंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है सर। तो फाइनली अब हमारी क्लासेस प्रॉपर सीक्वेंस में आ गई हैं। कल सुबह हमें बात करना है अगेन, मैंने होमवर्क दिया आपको कंपाइलर में, लेफ्ट रिकर्शन को राइट रिकर्शन में कन्वर्ट करना। और ये मान लो कल भी कोई क्लास में सुबह पक्का पूछेगा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यस कल मैं स्पेशल क्लास भी लूंगा, सुबह की क्लास में आपको बताऊंगा स्पेशल क्लास का टाइम क्या होगा, वरना मैं ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा या मैसेज भी कर दूंगा आपको, अपडेट्स में आ जाएगा आपके पास। मेरा डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर होगा। यस ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मजा करिए, खाइए पिए और अपना काम करिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, पढ़ाई करिए बस मजा लेके। ओके बाय बाय।